Hello students, welcome to the amazing platform of Physics Wala. Welcome to the Arjuna NEET Fast Track Batch, my dear students. तो हम आ गए हैं लेक्चर 3 ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे. बेटा आई एम होपिंग कि अभी तक हमने जो भी चीजें पढ़ी है ना, आपको वो सारी चीजें क्लियर हैं. मैं बार बार फोकस कर रही हूँ कि ये थर्मोडायनेमिक्स की ABCDEFGH है, तो आपको ये आना चाहिए, तभी थर्मोडायनेमिक्स समझ आएगा. आपको पता है एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ. थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसा चैप्टर है जिसको अगर आपने एक बार समझ लिया ना, वो जिंदगी भर के लिए आपके दिमाग में बैठ जाएगा. बहुत ही कंसेप्चुअल चैप्टर है, थियोरेटिकल नहीं है. ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है कि भाई एक फॉर्मूला रट लेंगे तो सब चीजें हो जाएगी. नहीं, हर चीज अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है. पहले अगर आपको थर्मोडायनेमिक्स से सबसे ज्यादा डर लगता है, तो अगर आपने उसको एक बार समझ लिया, आपको सबसे ज्यादा अच्छा वही टॉपिक लगने वाला है. मैं बता रही हूँ आपको, मतलब ऐसा मैंने फील किया है. दैट इज द रीजन आई कैन टेल यू दैट. तो आप लोग जरूर ट्राई करना कि इसको समझने की कोशिश करो. यार सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मन से, जब मन हो ना तभी इस लेक्चर को देखना. ऐसा ना हो कि बेमन से अरे यार करना पड़ेगा चलो कर लेते हैं, ऐसे करके तो बिल्कुल भी ये नहीं समझ आएगा. जब मन हो, अंदर खुशी हो कि हाँ यार अब कुछ नया सीखना है, तब अगर आप पढ़ोगे ना तो आपको बहुत मजा आएगा. ठीक है, यस. तो थर्मोडायनेमिक्स के लिए ये चीज आपको अपने माइंड में रखनी है. जब भी पढ़ेंगे, जब भी करेंगे, एकदम फ्रेश माइंड से ही करेंगे, जबरदस्ती नहीं पढ़ेंगे ये वाला चैप्टर. ठीक है, यस, बहुत बढ़िया. ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती नहीं पढ़ेंगे तो कभी तुम्हारा मन ही नहीं करेगा, फिर वहीं से चाटे आएंगे. बता रही हूँ, तुम लोगों को पढ़ना है लेकिन एकदम फ्रेश माइंड से पढ़ना है. मेरे कहने का मतलब ये है. पता चले ये कह रहे मैं पूरे साल ही नहीं मन किया, नहीं पढ़ रहे, ऐसे नहीं होता है. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बेटा. तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं पहले तो ये देख लेते हैं. मुझे बहुत हंसी आ रही है क्योंकि तुम लोग हो ऐसे, मतलब तुम लोगों के दिमाग में पक्का ऐसा आया होगा. ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत सारे थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस. अलग अलग प्रोसेसेस तुम्हें बताऊंगी किस किस तरह के प्रोसेसेस होते हैं. हम रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस कर चुके हैं. अब हम उनमें उन जो प्रोसेसेस होते हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, उसमें वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो फाइंड आउट करेंगे. अरे मेरी हंसी नहीं रुक रही है यार, तुम लोग कैसे हो. इंटरनल एनर्जी, ठीक है, और हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो करते हैं आज की कहानी शुरू. ठीक है, मुझे लग रहा है मेरा तो भैया आई एम सो हैप्पी, पता नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. अब तो पढ़ाने में मजा आ जाएगा. ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं. अब जो कल क्वेश्चन जो आपने वर्क डन कैलकुलेट किया था ना, आई थिंक आपको याद होगा, आपने दो तरह के वर्क डन कैलकुलेट किए थे. तो ये शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट बात बता देती हूँ, जो चीज आपको अपने ध्यान में रखनी है. ठीक है, देखो, जब हमने वर्क डन, जब हम प्रोसेसेस की बात कर रहे थे, तो मैंने आपको दो तरह के प्रोसेसेस बताए थे. एक था इरिवर्सिबल, ठीक है, और एक था रिवर्सिबल. बेटा अब इसको थोड़ा सा जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है बस वो बता रही हूँ, बाकी पूरा लेक्चर तो तुम्हें पिछले वाला देखना है. ठीक है, अब देखो क्या होगा. जो आपके इरिवर्सिबल वाला होता है बेटा, उसमें मैंने आपको क्या कहा था कि एक स्टेप का प्रोसेस होता है, एकदम से होता है. जैसे ही पत्थर को हटाओगे झटाक से ऊपर जाएगा, है ना. हाँ, तो यानी कि मैम वन स्टेप प्रोसेस होता है और बहुत ही सडन होता है. तो क्वेश्चंस में आपसे कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चंस में ना ऐसा लिखा होता है कि एक प्रोसेस हुआ सडन विद अ सडन वॉल्यूम चेंज. अगर कभी सडन वर्ड आ गया, सडनली वर्ड आ गया, जब कोई सडन प्रोसेस होता है, कभी फटाफट वाला प्रोसेस होता है ना, वो हमेशा आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा. रिवर्सिबल वाला तो बहुत धीरे धीरे होता है, तो वो सडनली नहीं हो सकता. तो क्या आप क्वेश्चंस कैसे समझ सकते हो, जब आपके सामने लिखा हो सडन प्रोसेस. सडन प्रोसेस मतलब सडनली होने वाला, या फिर सिंगल स्टेप प्रोसेस. ठीक है, या फिर लिखा हो सिंगल स्टेप प्रोसेस लिखा हो. ठीक है, तो भी वो आपको ये बताना चाहते हैं कि वो एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है. ठीक है, दूसरा आप इसको कैसे जज कर सकते हो इरिवर्सिबल को बेटा. आपको एक चीज याद है कि जो भी बाहर का प्रेशर होता है, एक्सटर्नल वाला प्रेशर होता है बेटा, वो आपके जो आपका एक्सटर्नल प्रेशर होता है बेटा, वो आपका सिर्फ और सिर्फ फाइनल स्टेप पे जाके उसके इक्वल होता है अंदर वाले प्रेशर के. यानी कि मैं एक बात कह सकती हूँ कि जो एक्सटर्नल प्रेशर था वो हर टाइम कांस्टेंट था. याद है, जब ऊपर से एक्सटर्नल प्रेशर मान लो 1 एटमॉस्फेयर लग रहा था, फिर आपके पास पत्थर था, आपने वो पत्थर को हटाया, झटाक से ऊपर गया, लेकिन वो प्रेशर जो था एक्सटर्नल वो तो कांस्टेंट ही था ना. तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि एक्सटर्नल प्रेशर जो होता है वो कांस्टेंट होता है इरिवर्सिबल वर्क डन में.
ठीक है। तो क्वेश्चन में इन दोनों में से कोई भी एक चीज आएगी ना, तो आप ऐसे ही कैलकुलेट करोगे। ऑल्सो बेटा इन दोनों के जो डिफरेंसेस होते हैं, जो वॉल्यूम डिफरेंस होता है वो काफी बड़ा होता है। मतलब V1 अगर वॉल्यूम है तो V2 थोड़ी बहुत ज्यादा बड़ी होगी, ठीक है। तो अगर हम थोड़ा सा आइडिया लगाएं तो हम कह सकते हैं कि मैम वर्क डन जो होता है वो हम माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V से कैलकुलेट कर सकते हैं। डेल्टा V तब यूज करते हैं जब हमारे पास में लार्ज वॉल्यूम डिफरेंस होता है, ठीक है। ये तीन चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगले क्वेश्चंस करोगे तो समझ आएगा, ठीक है। अगेन बता रही हूं, हम सिर्फ आइडियल गैस की बात करते हैं तो हर केस में हमारा आइडियल गैस वाला पार्ट होगा। अब अगर हम रिवर्सिबल की बात करें तो बेटा रिवर्सिबल जो होता है वो एक स्लो प्रोसेस होता है, वो धीरे धीरे होता है, ठीक है। तो यानी कि मैम यहाँ पे आप कहोगे कि इट इज अ स्लो प्रोसेस, ठीक है। ये बेटा आपका एक स्लो प्रोसेस होगा, धीरे धीरे होगा। दूसरा अगर मैं यहाँ पे बात करूं बेटा, तो हर एक पॉइंट पे थोड़ी सी मिट्टी हटा के रखी तो क्या हुआ था, अंदर वाला प्रेशर बाहर वाले प्रेशर के इक्वल हुआ था, फिर वो आपका एक इक्विलिब्रियम आया था। मतलब हर एक पॉइंट पे मैम इक्विलिब्रियम अटेन्ड रहता है। यानी कि बेटा हम कह सकते हैं कि हर एक पॉइंट पे जो आपका एक्सटर्नल प्रेशर है वो आपके गैस के प्रेशर के इक्वल होता है, क्योंकि अंदर गैस है बाहर आपका एक्सटर्नल प्रेशर है, हर पॉइंट पे वो इक्वल रहेंगे तभी तो इक्विलिब्रियम अटेन्ड रहेगा। यस मैम। और बेटा ये मल्टी स्टेप प्रोसेस होता है, ठीक है। क्वासी स्टैटिक होता है। क्वासी स्टैटिक का मतलब होता है कि बहुत धीरे धीरे होता है, ठीक है। स्लो प्रोसेस बोल दो, क्वासी स्टैटिक बोल दो, ठीक है। ये सब शब्द आपको पता होने चाहिए, ठीक है। और एक्सटर्नल प्रेशर हर पॉइंट पे आपका गैस प्रेशर के इक्वल होगा, ठीक है। अब बेटा जो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, थर्ड इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपको कभी रिवर्सिबल के अंदर वर्क डन कैलकुलेट करना आ जाए तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। आपको पता है कि मैम रिवर्सिबल में ना छोटे छोटे चेंजेस होते हैं, तो उन छोटे छोटे चेंजेस को, मान लो आपने थोड़ी थोड़ी मिट्टी हटा हटा के निकाली, तो बेटा वो सारों को आपको एक साथ यूज करना पड़ेगा, यानी कि आपको उनको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अगर एक छोटे से चेंज की बात करते हो तो वर्क जो होता है वो P एक्सटर्नल dV से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ये है एक dV वॉल्यूम के लिए, आपने एक पार्ट मिट्टी का हटाया था, लेकिन अब आपने ऐसे बहुत सारे हटाए थे। अगर आपको पूरा का पूरा कैलकुलेट करना है तो आपको इसको पूरे को इंटीग्रेट करना होगा, तो ये पूरा इंटीग्रेशन ऐसे होता है, ठीक है। यस, जहां पे एक्सटर्नल प्रेशर बाहर लेके आप कैलकुलेट कर सकते हो, ये आपको पता है, ठीक है। तो ये जो मेजर चीजें हैं ना, ये मेजर डिफरेंसेस होते हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में। अब हम आगे जब मैं आपको अलग अलग प्रोसेसेस करा दूंगी फिर मैं आपको हर एक को बहुत डिटेल में डिस्कस करवाऊंगी। अभी इतना क्लियर होना चाहिए, इतना आपको आइडिया होना चाहिए कि कैसे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि रिवर्सिबल वर्क डन हो रहा है या इरिवर्सिबल वर्क डन हो रहा है, ठीक है। अगर ये समझ आया तो इसको फटाफट लिख लो भाई, फटाफट लिख लो, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया। अब ना हम सवाल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलो अब हम सवाल करते हैं। एक क्वेश्चन है आपके सामने है, इसको ध्यान से समझना बेटा। क्वेश्चन क्या कहता है, कहता कि एक गैस है जो एक्सपैंड करती है आइसोथर्मली अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। अब आपको यहाँ पे एक बहुत ही अमेजिंग सी चीज दी हुई है जिससे आपको पता चल जाना चाहिए, कि हमें क्या यूज करना है, ठीक है। आपको दिया हुआ है कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। तो भाई अगर कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर लिखा हुआ है तो एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट सिर्फ और सिर्फ इरिवर्सिबल प्रोसेस में होता है। तो जो पहली चीज मैं यहां से जज कर सकती हूं वो है कि एक इरिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा है, एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि मुझे बोला गया है दैट जो P एक्सटर्नल है वो क्या है, कांस्टेंट है। इससे मैंने जज किया कि मेरा इरिवर्सिबल वर्क डन है, ठीक है। यस, ऑफ 1 एटमॉस्फेयर, और जो मेरा P एक्सटर्नल प्रेशर है वो भी मुझे दिया हुआ है 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल, ठीक है। फ्रॉम अ वॉल्यूम ऑफ 10 डेसीमीटर क्यूब, तो आपको वॉल्यूम चेंजेस दिए हुए हैं। V1 जो आपकी 10 डेसीमीटर क्यूब है, यहां से आपका वर्क डन हुआ है टू अ वॉल्यूम ऑफ जो V2 है वो आपका 20 डेसीमीटर क्यूब है, ठीक है। आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है। अब बेटा पहली और सबसे आसान बात आप जो जज कर सकते हो, V1 10 है, V2 20 है, यानी कि मैम वॉल्यूम बढ़ रही है। अगर वॉल्यूम बढ़ती है तो क्या होता है, एक्सपेंशन होता है। तो मैम यहां से हम जो जज कर सकते हैं, जो हमने डिड्यूस किया है कि मैम एक्सपेंशन V2 अगर V1 से ज्यादा है तो पक्का एक्सपेंशन हो रहा होगा। और बेटा अगर एक्सपेंशन हो रहा होता है तो वर्क डन जो होता है उसकी वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए। इतना मेरे को पता है। मेरे को अगर अपना आंसर क्रॉस चेक करना है तो आंसर मेरा नेगेटिव आना चाहिए। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब गलत है, ठीक है। क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा हो रही है तो एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन होता है तो वर्क डन नेगेटिव होता है, ठीक है। इतना मैं डिड्यूस कर सकती हूँ। अब हम वर्क डन कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। हमें पता है इरिवर्सिबल वर्क डन है तो वर्क डन हम निकालेंगे माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V से, यानी कि माइनस P एक्सटर्नल
V2 माइनस V1 से, V1 से, ठीक है। अब जो आपको यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत थी बेटा, अगेन मैंने बोला था यूनिट कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। 1 डेसीमीटर क्यूब जो होता है वो आपका 1 लीटर के बराबर होता है। 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर होता है, मतलब ये 1 लीटर, ये 10 लीटर के बराबर है, ये 10 लीटर के बराबर है, और ये बेटा आपका 20 लीटर के बराबर है। प्रेशर आपको एटमॉस्फेयर में दिया हुआ है, ठीक है। तो चलो अब कैलकुलेट करेंगे, ये कैलकुलेट करेंगे माइनस प्रेशर कितना दिया हुआ है 1 इंटू V2 है मेरा 20 और V1 है मेरा 10, ठीक है। तो यानी कि जो मेरा प्रेशर आया, मेरा वर्क डन आया, वो कितना आ गया -10 एटमॉस्फेयर और लीटर, है ना। हाँ, यही यूनिट होगी। प्रेशर की यूनिट एटमॉस्फेयर थी, वॉल्यूम की लीटर होती है, तो -10 लीटर एटमॉस्फेयर या एटमॉस्फेयर लीटर आपका आ गया, ठीक है। यहां तक कोई डाउट नहीं है, यहां तक सब कर लेंगे, बहुत बढ़िया है। इसको तो आप लिख लोगे, लिखवाऊंगी अभी, रुक जाओ। अब आप क्या कह सकते हो मैम कि वर्क डन जो है वो मेरा 10 लीटर एटमॉस्फेयर आ रहा है, ठीक है। अगर आपको आंसर लीटर एटमॉस्फेयर में टिक करना होता तो बहुत ही बढ़िया था, आंसर आ चुका था। लेकिन अगर आपको नहीं टिक करना और आपको जूल्स में टिक करना है, तो मैंने आपको एक रिलेशन बताया था। मैंने आपको कहा था कि बेटा यूनिट कन्वर्जन याद कर लेना, 1 लीटर एटमॉस्फेयर जो होता है वो 101.3 जूल्स के बराबर होता है। तो जो आपका वर्क डन होगा वो 10 इंटू 1 लीटर एटमॉस्फेयर 10 इंटू 101.3 जूल्स के बराबर हो जाएगा, यानी कि 110 पॉइंट, क्या कर रही हूं मैं, 1013 जूल्स के बराबर जो है वो आपका वर्क डन आ गया, ठीक है। यस, तो इस तरीके से आपको पहला तो यूनिट का ध्यान, पहला तो क्या पूछा है, कौन सा प्रोसेस है वो निकालना आना चाहिए। प्रोसेस निकाल लो तो उसके बाद में कैलकुलेशंस कर लो, कैलकुलेशंस करने के बाद में यूनिट पर बड़ा ध्यान देना, क्योंकि यूनिट कन्वर्जन सारा गेम खराब कर देगी। तुमने 5 मिनट एक क्वेश्चन सॉल्व किया, आंसर भी सही निकाला, लेकिन यूनिट का ध्यान नहीं दिया, हो गया ना गलत, खत्म कहानी। तो क्यों करना है ऐसे, ठीक है। चलो करो बेटा, इसको लिख लो, इस तरीके से हमें सवाल करने हैं, ठीक है। अगेन एंड अगेन बच्चा, यूनिट कन्वर्जन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर होता है, ठीक है। चलो लिख लो इसको। मैंने नेगेटिव लगाया क्या, वाह मैम आप नेगेटिव ही लगाना भूल गए, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, और हमारा आंसर नेगेटिव में ही आना चाहिए था। तो बिल्कुल हमारा आंसर जो है वो नेगेटिव में आ रहा है, -1013 जूल्स, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब ट्राई करो इस क्वेश्चन को। अब आपको आंसर लीटर एटमॉस्फेयर में निकालना है, अच्छा जूल्स में भी है, तो देखना कौन सा वाला सही आ रहा है। दोनों ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो लेट्स सी, ठीक है। देखो क्या दिया हुआ है, पहले तो पॉज करके खुद करना, वरना मैं बता रही हूं तुम लोगों को, खुद से ट्राई करना है पहले, ओके। यस, चलो। अ गैस एक्सपेंड्स फ्रॉम 3 लीटर टू 1 लीटर, 3 लीटर टू 3.5 लीटर। V1 दिया हुआ है 3 लीटर और V2 दिया हुआ है 3.5 लीटर। आगे कहता एक्सपैंड कर रहा है, भैया एक्सपैंड कर रहा है तो वर्क डन होगा नेगेटिव, हमें पता है। तो वर्क डन जो होगा वो आपका एक्सपेंशन के केस में, ऐसे लिख लिया करो, एक्सपेंशन के केस में होता है नेगेटिव, ठीक है। कुछ भी कर लो नेगेटिव आएगा, चलो ठीक है। अ गैस एक्सपेंड्स फ्रॉम 3 लीटर टू 3.5 लीटर अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। बच्चे फिर से बोल दिया, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। और अगर मेरा प्रेशर जो है, एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, तो यानी कि इरिवर्सिबल वर्क डन है ना, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। और आपको इस एक्सटर्नल प्रेशर की वैल्यू भी दी हुई है कितनी, 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है। आपको कैलकुलेट करना है पीवी वर्क डन, यानी कि आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है। अब इरिवर्सिबल वर्क डन है तो हमें पता है वर्क डन इज कैलकुलेटेड एज -P एक्सटर्नल डेल्टा V, यानी कि -P एक्सटर्नल V2 माइनस V1, यानी कि -1 इंटू 3.5 -3, यानी कि ये आ जाएगा -0.5 लीटर और एटमॉस्फेयर, ठीक है। आपको -0.5 लीटर एटमॉस्फेयर आ रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो बिल्कुल हमारा आंसर जो है वो हमें -0.5 लीटर एटमॉस्फेयर मिल रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए तो आपका करेक्ट है। अब जूल्स में देख लेते हैं। अगर मैम जूल्स में करना होता तो हमें पता है दैट 1 लीटर एटमॉस्फेयर जो होता है वो 101.3 जूल्स के बराबर होता है। तो मैम 0.5 लीटर एटमॉस्फेयर जो होगा वो कितने के बराबर होगा, 101.3 इंटू 0.5 जूल्स, है ना।
यस तो यानी कि बेटा ये जो आंसर आएगा वो आपका 50 के आसपास आना चाहिए, क्योंकि हाफ हो जाएगा ना, तो ये कुछ 50 के अराउंड आना चाहिए। अप्रोक्सीमेट आइडिया भी ले सकते हो, 50 पॉइंट समथिंग आएगा। ध्यान से देखो, क्या -50 में जूल्स आ रहा है कोई आंसर? नहीं मैम, -50 में अगर जूल्स में कोई आंसर नहीं आ रहा तो मतलब कि जूल्स वाला आंसर सही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका लीटर एटमॉस्फेयर वाला सही है। ठीक है, यस तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। ठीक है, इसको थोड़ा साफ तरीके से लिख देती हूँ। माइनस इज इक्वल टू ये हो जाएगा -101.3 अपॉन 2 जूल्स। ठीक है, सॉल्व कर लेना। ठीक है, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, अगला सवाल करें। इसको लिखो पहले। अगला खुद ट्राई करो, पहले खुद ट्राई करना है, समझना है, उसके बाद में मैम का अप्रोच देखना है। ठीक है, तो चलो अब क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा सही है, यही बताना है भाई। ठीक है, पहला स्टेटमेंट कहता है दैट हीट एंड वर्क आर बाउंड्री फिनोमेना। क्या हीट और वर्क आपके बाउंड्री फिनोमेनास है? सोच के बताना। जब आपके पास में ऐसे कंटेनर होता है और आप उसको हीट करते हो, तो आप बाउंड्री के ऊपर ही हीट करते हो या फिर उसके अंदर जाके आग लगा देते हो? नहीं मैम, बाउंड्री पे ही करते हैं ना। हाँ, तो बेटा बिल्कुल हीट तो आपका बाउंड्री फंक्शन है। वैसे ही आप जब वर्क करते हो, आप कंप्रेशन कर रहे हो, आप एक्सपेंशन कर रहे हो, सब कुछ बाउंड्री पे ही होता है। तो बिल्कुल बेटा, जो आपके हीट और वर्क हैं वो आपके बाउंड्री फिनोमेनास होते हैं। तो हीट और वर्क जो है वो क्या है, आपके बाउंड्री फिनोमेनास है। तो ये स्टेटमेंट सही है। आपको बताना था विच आर करेक्ट। ठीक है, सेकंड कहता है हीट एंड वर्क बोथ आर बल्क फिनोमेनास। बल्क का मतलब होता है कि क्या अंदर जाके कोई काम हो रहा हो? नहीं, वो तो बाउंड्री पे होता है ना। तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, हीट इज रैंडम फॉर्म ऑफ एनर्जी। बेटा क्या आपकी हीट जो है वो एक रैंडम फॉर्म ऑफ एनर्जी है? हीट इज अ रैंडम फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड वर्क इज अ ऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब उसको याद करना है। अब इसको कैसे याद करना है? वही बेटा, जब आप स्कूल में होते हो और स्कूल में आपको काम दिया जाता है तो आपको रूल्स को फॉलो करके काम करना पड़ता है। ठीक है, यस तो वो ऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लेकिन अगर कहीं आग लग जाए फिर क्या होगा? सबके सब भागेंगे इधर उधर रैंडम वे में। तो यानी कि हीट एक आपका रैंडम फॉर्म ऑफ एनर्जी है। हीट इज रैंडम फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड वर्क इज ऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। लास्ट देखो बेटा, हीट एंड वर्क आर बोथ स्टेट फंक्शंस। क्या हीट और वर्क दोनों आपके स्टेट फंक्शंस होते हैं? नहीं, हीट और वर्क आपके पाथ फंक्शंस होते हैं। तो आप क्या कहोगे कि मैम ये हमारे पाथ फंक्शंस होते हैं। ये डिपेंड करते हैं कि हम कौन सा रास्ता मूव कर रहे हैं। हम अगर दिल्ली से राजस्थान जा रहे हैं, पैदल चल के जाएंगे तो थक जाएंगे, लेकिन अगर फ्लाइट से जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे, है ना। यस, बहुत बढ़िया, और थकेंगे भी नहीं। तो ये पाथ फंक्शंस है। तो आपका ए और सी जो है वो सही है बेटा। ऑप्शन ही नहीं है ए और सी, तो ए और सी आपका सही है। तो यानी कि हम एक ऑप्शन बना देते हैं अब ए और सी वाला। और क्या करें, रुको, अब मैम को अपनी कलाकारी यूज करने दो। ठीक है, तो अब ए और सी बना देते हैं ऑप्शन, ए एंड सी। तो यानी कि आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यस तो ऐसे इस सवाल को करना था। बढ़िया, बहुत बढ़िया, अमेजिंग। चलो आगे बढ़े क्या? अगला सवाल करें क्या? चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया है। अगला सवाल ध्यान से पढ़िए। क्या कहता है? कहता 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 25 डिग्री सेल्सियस एक्सपैंड्स इन वॉल्यूम। अब एक्सपेंशन हो रहा है तो हमें पता है वर्क डन नेगेटिव होगा। V1 वॉल्यूम जो है वो दी हुई है 1 लीटर और V2 वॉल्यूम जो है वो आपको दी हुई है 4 लीटर्स। एट कांस्टेंट टेम्परेचर व्हाट वर्क इज डन इफ द गैस एक्सपैंड्स अगेंस्ट वैक्यूम। अगर गैस एक्सपैंड कर रही है वैक्यूम में तो आपको बताना है कि क्या होगा वर्क डन। ठीक है, तो अब बेटा इस क्वेश्चन के लिए आपको एक अमेजिंग सी चीज मैम डिस्कस कराएंगी पहले, फिर आप इस सवाल को कर पाएंगे। दैट इज वर्क डन इन वैक्यूम। अब देखो बेटा, वैक्यूम जो होता है ना उसमें क्या होता है? वैक्यूम क्या होता है? हम ऐसे कहते हैं कि मैम वैक्यूम में देखो आपको मेरी आवाज सुनाई दे, अगर हम एक रूम में हैं तो मेरी आवाज आपको सुनाई देगी, आपकी आवाज मुझे सुनाई देगी, क्योंकि हमारे साउंड वेव्स को एक मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए। और इस रूम में एयर है तो एयर की वजह से मुझे आपकी आवाज सुनाई देगी, आपको मेरी आवाज सुनाई देगी। लेकिन अगर हम वैक्यूम में चले जाएं, यानी कि जहां पे एयर ही नहीं है,
तो मैं चाहे कितना भी चिल्ला लूं आप तक मेरी आवाज नहीं जाएगी, है ना, क्योंकि मीडियम ही नहीं है, एयर ही नहीं है। यानी कि वैक्यूम वो होता है जहां पे कुछ नहीं होता, कोई एयर नहीं होती। अब बेटा जब एयर ही नहीं है तो क्या वहां पे कुछ प्रेशर होगा? नहीं। यानी कि जब हम वैक्यूम की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं दैट मैम वैक्यूम में P एक्सटर्नल जो होता है वो जीरो होता है, कोई भी प्रेशर नहीं होता। अब यार जब प्रेशर ही नहीं है तो वर्क जिसे आप कैलकुलेट करते हो एज -P एक्सटर्नल डेल्टा V, इसमें अगर ये वैल्यू जीरो हो जाए तो वर्क डन कितना हो जाएगा? वर्क डन विल बी इक्वल टू -0 इंटू डेल्टा V। कितना भी वॉल्यूम कर दो वर्क डन विल बी जीरो। तो वैक्यूम में हमेशा आपका वर्क डन जो होगा वो जीरो होगा क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर ही नहीं है। ठीक है, यस, इतना समझ आ रहा है? बहुत बढ़िया। अगर ये क्लियर हुआ तो अब आप इस सवाल को बहुत अच्छे कर सकते हैं। अब यार कुछ भी बोल दो, कितनी भी कहानी बोल दो, कितना भी वॉल्यूम चेंज बता दो, जब तक वैक्यूम है तब तक वर्क डन होगा जीरो, वर्क डन होगा जीरो। तो यानी कि मैम वर्क डन है जीरो। ठीक है, बहुत बढ़िया, अमेजिंग बच्चे। इसे लिख लो, इसे भी लिख लो पहले, फिर इसे लिख लो। ठीक है, लिख लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब बेटा हम एक लॉ पढ़ने वाले हैं, एक लॉ पढ़ने वाले हैं विच इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कोई लेना देना नहीं है, बहुत ही छोटा सा लॉ है, बट ठीक है हमें करना है तो हम कर लेते हैं। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली क्या कहता है, पहले इसको समझ लो फिर मैं इसकी स्टेटमेंट बता दूंगी तुम लोगों को। अब देखो होता क्या है, ऐसे समझ लो तुम्हारे पास में एक बॉडी है, एक सिस्टम ये है, मान लो एक सिस्टम ये है और एक सिस्टम ये है। ठीक है, तो यानी कि मैम हम क्या कह सकते हैं, ये है आपका मान लो A, ये है B और ये है C। ठीक है, यस। अब ये कहता क्या है, बहुत सिंपल सी चीज कहता है। कहता एक लॉजिक है, पहले अपने लॉजिक से समझ लो लेमैन लैंग्वेज में, फिर स्टेटमेंट। अगर A और B दोस्त हैं, अगर A और B दोस्त हैं, ठीक है, और B और C भी दोस्त हैं, ठीक है, A और B दोस्त हैं और B और C भी दोस्त हैं, ठीक है, हाँ, तो A और C भी दोस्त होंगे। वाह क्या बात बता दी भाई, ये तो हमें पता ही नहीं था, है ना। हाँ। अगर A और B दोस्त हैं और B और C भी दोस्त हैं तो A और C भी दोस्त हैं। ये कहता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये नहीं कहता, मतलब इसके जैसे ही कुछ कहता है। अब समझो क्या कहता है। कहता अगर A और B थर्मल इक्विलिब्रियम में है एक दूसरे के साथ, अगर A और B आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम है, स्टेटमेंट मिल जाएगी, टेंशन नहीं लेने का है, समझने का है अभी। अगर A और B थर्मल इक्विलिब्रियम में है एक दूसरे के साथ और B और C भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है एक दूसरे के साथ, तो A और C भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे एक दूसरे के साथ। बस ये कहता है जीरोथ लॉ। इजी, बहुत इजी है ना। कहोगे मैम ये क्या बता दिया, ये तो हमें बहुत पहले से पता था। बस बेटा यही है जीरोथ लॉ, यही है जीरोथ लॉ, और आपके सिलेबस में बस इसकी स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट पढ़नी है। ठीक है, यस। ये डायग्राम बनाओ पहले, ये डायग्राम बनाओ, बना लिया। अब देखो व्हेन, यहां से पढ़ना पहले, इफ A इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद B एंड A इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद C। अब A को सेंटर ले लिया, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन A है। अगर A B के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है और C के साथ भी है तो B और C भी होंगे। कोई भी एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप ले सकते हो, जो लेटर आपको पसंद हो। तो कहता अगर A थर्मल इक्विलिब्रियम में है B के साथ और A थर्मल इक्विलिब्रियम में है C के साथ, तो B और C भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे एक दूसरे के साथ। ये है आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, यस। अब ऊपर वाली पढ़ो। When there is no heat flow between two thermally connected bodies, we say that the two objects are in thermal equilibrium. अब आपको थर्मल इक्विलिब्रियम भी समझ आ जाएगा। अब A और B के बीच में अगर हमें नेट फ्लो ऑफ हीट नहीं दिखाई दे रहा, हो तो रहा ही होता है थोड़ा बहुत, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि दोनों के टेम्परेचर्स सेम है नियरली, तो बेटा वो हो जाएगा आपका थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, जब कोई फ्लो ऑफ हीट नहीं होता बिटवीन टू थर्मली कनेक्टेड बॉडीज, अगर दो थर्मली कनेक्टेड बॉडीज के बीच में हीट फ्लो नहीं हो रहा है क्योंकि दोनों का टेम्परेचर कांस्टेंट है। देखो हीट कहां से फ्लो करती है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पर हीट फ्लो करती है।
अब अगर किसी का टेम्परेचर ही इक्वल है तो कोई हीट फ्लो नहीं करेगी, है ना? यस, तो बस यही बात बोली गई है, ठीक है, परफेक्ट है, कोई बहुत बड़ी चीज तो है नहीं इसमें, आती भी नहीं है, कभी नहीं पूछते, बस काम खत्म, इसका फिनिश, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, इसको लिख लो, ये लिख लेना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लिखोगे ही नहीं। ओके अब देखो, अब आ रही है सबसे अमेजिंग बात, अब आ रही है सबसे अमेजिंग चीज। सबसे अमेजिंग चीज क्या है, हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को। बेटा आपको सभी को पता है कि फिजिक्स में भी हम ये पढ़ते हैं, फिजिक्स में भी हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, ठीक है। फिजिक्स में आप जब पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स तो आप सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे, और क्या लेवल पे पढ़ोगे मैं बता रही हूँ, हर चीज पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करवाएंगे। लेकिन हम केमिस्ट्री वाले, हमें पता है कि आप छोटे छोटे बच्चे हो, तो हम आपका ध्यान रखते हैं, ठीक है, और इसीलिए हम आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कराएंगे। लेकिन हमने एक चीज आसान कर दी है, हमने कहा कि हम आपको सिर्फ आइडियल गैस पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाएंगे, यानी कि हम जहां पे भी लॉ अप्लाई करेंगे सिर्फ आइडियल गैस पे अप्लाई करेंगे। तो आप यहां पे लिख सकते हो दैट ओनली इन केमिस्ट्री वी कंसिडर ओनली आइडियल गैस, ठीक है, सिर्फ आइडियल गैस की बात करेंगे। दूसरा बेटा, और हम क्या चीज आपके लिए आसान कर देते हैं कि हम हमेशा गैस के नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखते हैं, जितनी गैस हमने ली है हम उतनी ही रखते हैं, उसको इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करते हैं। तो दूसरी चीज क्या है, मोल्स ऑफ गैस आर ऑलवेज कंसिडर्ड कांस्टेंट, ठीक है, हम हमेशा उनको कांस्टेंट कंसिडर करते हैं, हम वेरी नहीं करवाते हैं नंबर ऑफ मोल्स को, ठीक है। ये कुछ चीजें हैं जो आपके लिए कहानी को थोड़ा सा आसान कर देती हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। चलो अब आप कहोगे कि मैम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ऐसा क्या है जो इतना इतना ज्यादा आप स्टडी कर सकते हैं हम उस पे, है ना? तो बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है अभी आपको पता चलेगा, रुकिए जरा इसके एक्सप्रेशन को देखने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है दैट डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। दिस इज योर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। दिस इज योर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बस इतना ही है, फिनिश, खत्म हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कहता है डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। अब यही सोच रहे हो मैम ये क्या किया आपने, कुछ समझ नहीं आया। मैम इतना सा, ये 3 अक्षर ने हमारी फिजिक्स में जिंदगी बर्बाद कर देनी है? नहीं, तुम्हारी जिंदगी बना देनी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मैं बता रही हूँ तुम लोगों को। और यही है, बस इतना ही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब यहाँ पे क्या चीज क्या क्या रिप्रेजेंट करती है ये आप लिख लो। जैसे कि अगर आप डेल्टा U की बात करोगे तो ये होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है, कितना इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा वो होता है आपका डेल्टा U। Q क्या होता है बेटा, हीट फ्लो, हीट ट्रांसफर्ड, आपकी कितनी हीट ट्रांसफर हुई है वो होता है आपका Q। और W क्या होता है, वर्क डन, कितना काम आपने किया है, ठीक है। हमने तो सारी चीजों के बारे में अलग से भी डिस्कस किया हुआ है, हमने वर्क डन को भी अलग से डिस्कस किया हुआ है, हमने क्यू को भी डिस्कस किया हुआ है, हमने चेंज इन इंटरनल एनर्जी को भी कंसिडर किया हुआ है ना, है ना? इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो पहले तो इसको लिख लो, पहले तो इसको लिख लो, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इतना तो आपने लिख लिया। अब देखो बेटा, अब हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें रिवाइज करवा देते हैं, मैं बार बार तुम्हें रिवाइज कराती हूँ क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है, ठीक है। अगर बेटा कभी प्लस Q लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा, दैट हीट इज ट्रांसफर्ड टू द सिस्टम, ठीक है बेटा, ये ना यूज होंगे इसलिए लिखने की जरूरत है, ठीक है। अगर माइनस Q लिखा है तो मतलब हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द सिस्टम, है ना।
अगर प्लस W हो तो यानी कि वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम। और अगर माइनस W है तो वर्क इज डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम, है ना। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, यहां तक तो सारी चीजें समझ आ रही हैं, ठीक है। तो अब ना अलग अलग एक्सप्रेशंस आते हैं आपके, जैसे कि अगर कभी बोल दे डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, तो यानी कि आप क्या कहोगे, हीट इज सप्लाइड बाय द सिस्टम, हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम एंड वर्क इज डन बाय द सिस्टम। सिमिलरली अगर कभी आ गया डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस क्यू प्लस डब्ल्यू, यानी कि हीट इज सप्लाइड बाय द सिस्टम लेकिन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, ठीक है। तो आपको ये जो होते हैं ना, ये सब चीजों को स्टडी करना आना चाहिए। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम, हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम एंड वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। ये तो आप लोगों को समझ आ ही रहा होगा, हमने लास्ट क्लास में भी किया था। अगर हम यहां पे बात करें तो हम कहेंगे हीट इज सप्लाइड बाय द सिस्टम, अब सिस्टम दे रहा है क्योंकि नेगेटिव है, एंड वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, ठीक है। यस, ऐसे ही बाकी के दोनों भी आप कर सकते हो। बाकी अगर साइंस और कुछ चेंज हो तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझ आना चाहिए जो मैम ने आपको समझा दिया, ठीक है। यस, तो लिखो इसको, पहले तो लिख लो इसको फटाफट। क्लियर है? ओके, आगे बढ़े, चलो इसको लिख लिया। अब देखो बहुत सीधी सी चीज बोलता है कि अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है, अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि डेल्टा यू जो है वो क्यू प्लस डब्ल्यू है, तो इसका मतलब है कि इंटरनल एनर्जी जो भी सिस्टम की होती है उसके अंदर दो तरह से चेंज आ सकते हैं, उसके अंदर दो तरह से चेंज आ सकते हैं। अगर आपने सिस्टम को हीट सप्लाई की या फिर सिस्टम ने बाहर हीट सप्लाई की, यानी कि जब भी हीट का ट्रांसफर होगा तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। अगर आपने सिस्टम के ऊपर काम किया या सिस्टम ने काम किया, वर्क हुआ, तो भी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। तो दो ही चीजें होती है जिसकी वजह से आपकी इंटरनल एनर्जी चेंज होती है, वो ये दोनों है। और यही आपको बताया, इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम चेंजेस व्हेन हीट पासेस इन और आउट ऑफ द सिस्टम, अंदर आएगी या बाहर जाएगी। वर्क इज डन ऑन और बाय द सिस्टम, वर्क हो सकता है सिस्टम के ऊपर या फिर वर्क किया हो सकता है सिस्टम ने, ठीक है। ये आपको कौन बताता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता है, ठीक है। इसको लिखो, लिख लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बेटा नेक्स्ट आता है थोड़ा थोड़ा आइडिया हीट का। मान लो कि अगर आपने हीट को सप्लाई किया तो बेटा हीट सप्लाई करने पे क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसको ना बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करो, अंडरस्टैंड, स्टोरी की तरह समझने की कोशिश करो, कहानी की तरह समझो इसको, सच में सब समझ आएगा, ठीक है। प्रेशर लेके मत पढ़ना। हीट इज डिफाइंड एज द एनर्जी दैट फ्लोज इन और आउट ऑफ द सिस्टम। हीट क्या होता है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जो या तो सिस्टम के अंदर जाती है या सिस्टम से बाहर आती है, ठीक है। बिकॉज ऑफ अ डिफरेंस इन दी टेम्परेचर, जब डिफरेंस होता है टेम्परेचर में, अगर जैसे हमने कौन सा पढ़ा था, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसमें अगर हमने दो प्रॉपर्टीज ले ली और दोनों का टेम्परेचर सेम है तो हीट फ्लो नहीं होगा। अगर एक का हायर टेम्परेचर और लोअर टेम्परेचर है तो ही हीट फ्लो होता है, ठीक है। यस, तो कहता जब डिफरेंस होता है टेम्परेचर का बिटवीन द थर्मोडायनेमिक सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग, ठीक है। अगर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है तो हीट फ्लो होगा, अगर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है तो हीट फ्लो नहीं होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। यस, लिख लो इसको भी।
अब देखो, कुछ बेटा यूनिट्स होती हैं, फिर से मैंने आपको लिखवा भी दी हैं, बट फिर आपको और ज्यादा बेटर आइडिया, अगर आपको यूनिट्स की बात करनी है तो जो एनर्जी होती है बेटा उसकी यूनिट्स होती है ये सारी। एनर्जी यानी कि आपका वर्क डन भी हो सकता है और आपकी हीट भी हो सकती है, ठीक है। एनर्जी यानी कि हीट या फिर वर्क डन की यहाँ पे बात हो रही है। या तो कैलोरी हो सकता है, जूल्स हो सकता है, अर्ग हो सकता है, एटमॉस्फेयर लीटर हो सकता है। सच बताऊं, ज्यादातर तो एटमॉस्फेयर लीटर और जूल्स में ही कन्वर्ट करना होता है, और आपको रिलेशंस मैम बता चुकी हैं। स्टिल आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक कैलोरी 4.2 जूल्स के अराउंड ले लो, चाहे 4.18 जूल्स के अराउंड ले लो, ठीक है। एक लीटर एटमॉस्फेयर 101.3 जूल्स के बराबर होता है, ठीक है। ये क्या लिखा है, इसको छोड़ दो, इग्नोर इट। ये 1.3 जूल्स के बराबर होता है। एक जूल जो होता है बेटा, अगर कभी अर्ग में कन्वर्ट करना आ जाए, बहुत कम आता है बट अगर आ जाए, तो एक जूल 10⁻7 अर्ग्स के बराबर होता है। तो अगर ये सारी यूनिट्स देखो तो करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, लीटर एटमॉस्फेयर सबसे बड़ा होता है, फिर कैलोरी होता है, फिर जूल्स होता है और फिर अर्ग होता है, ठीक है। कोई यूज का नहीं है, कोई यूज का नहीं है, जो इंपॉर्टेंट चीज है सिर्फ ये है, ये 3 चीजें, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और ये मैम आपको रटा चुकी हैं पहले ही, ये याद करनी पड़ेगी, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। हो जाएगा तो लिख लो भाई, इसको लिख लो ना, किसका इंतजार कर रहे हो? मैं बोलूंगी तभी लिखोगे क्या? मैं नहीं बोलूंगी तो लिखोगे नहीं क्या? इसको लिखो, इसको लिखो ना, किसका वेट कर रहे हो? लिखो, लिखो तो, ठीक है। हाँ, अब देखो, अब बेटा मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें अंडरस्टैंड करवाना चाहूंगी, ठीक है। अगर हम इंटरनल एनर्जी, जैसे हम इस लॉ की बात करते हैं ना, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, अब इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि हम तो सिर्फ आइडियल गैस की बात कर रहे हैं। मैम आपने हमें कहा कि हम तो सिर्फ आइडियल गैस पे ही इक्वेशन अप्लाई करेंगे, राइट? यस। तो फॉर आइडियल गैस, अगर हम आइडियल गैस की बात करते हैं तो बेटा एक बात बताओ, आइडियल गैस और रियल गैस को अलग अलग कौन करता था? आइडियल गैस और रियल गैस को अलग अलग कौन करता था? हम कहते थे कि मैम आइडियल गैस के अंदर ना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन नहीं होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शंस नहीं होते हैं, ठीक है। तो मैं लिख सकती हूं दैट नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन। अब बेटा अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शंस नहीं है, अगर गैस के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन नहीं है, तो बेटा उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो भी नहीं होगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं होगी, ठीक है। यस, पोटेंशियल एनर्जी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन पे डिपेंड करती है, तो हम कह देते हैं पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो 0 होगी, ठीक है। इनफैक्ट आपको तो ज्यादा अच्छे से बस इतना समझना है कि जो आपकी आइडियल गैस होती है, जो आपकी आइडियल गैस होती है ना, जो आपकी आइडियल गैस होती है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, और उस फॉर्म ऑफ एनर्जी को कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। अगर आप आइडियल गैस की काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो आपको शायद याद होगा 3/2 kT या फिर 3/2 RT के बराबर आपकी एनर्जी होती थी। यानी कि अगर हम एक आइडियल गैस की एनर्जीज की बात करें, एक आइडियल गैस सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर उसकी इंटरनल एनर्जी है, और उसके अंदर इंटरनल एनर्जी में कौन सी एनर्जी है? उसमें सिर्फ एक ही एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। मतलब कि बेटा अगर आप एक सिस्टम ले रहे हो जो सिस्टम में सिर्फ आइडियल गैस है, तो आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी होगी सम ऑफ ऑल द एनर्जीज दोज आर प्रेजेंट, एंड आइडियल गैस में सिर्फ एक ही फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है विच इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। और गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी जो होती है, अगर हम ध्यान से देखें तो हम कह सकते हैं दैट काइनेटिक एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। टेम्परेचर, क्योंकि के तो कांस्टेंट होता है, ये तो मैम ने आपको पहले ही बताया था, है ना? हाँ, ठीक है। तो बेटा अगर काइनेटिक एनर्जी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है, तो क्या मैं कह दूं कि जो इंटरनल एनर्जी होगी वो भी सिर्फ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होगा? वो भी सिर्फ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होगा। इस चीज को समझो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क कर रही हूं। आइडियल गैस में
के अंदर उसकी इंटरनल एनर्जी में एक ही एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है सिर्फ टेम्परेचर पे। अगर काइनेटिक एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है तो आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी भी सिर्फ टेम्परेचर पे ही डिपेंड करेगी, है ना। यानी कि मैं क्या कह सकती हूं, दैट इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज ओनली द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। अगर मैं ये कह सकती हूं तो लिख लो इस चीज को, इंटरनल एनर्जी of ideal gas is only the function of temperature। अब हम तो सिर्फ आइडियल गैस की ही बात करेंगे, तो हमारे लिए तो हम कह सकते हैं ना कि इंटरनल एनर्जी हमेशा सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन रहेगी, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन रहेगी। ठीक है, इतना समझ आया? यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा, यहां तक तो सारी बातें क्लियर हुई होंगी। चलो, अगर आपको इतना समझ आया बेटा, तो अब हम क्या करते हैं, हम एक कंडीशन लेते हैं। अगर हम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट ले लें, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट ले लिया तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि मैम क्योंकि डेल्टा यू जो है वो सिर्फ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है और आपने टेम्परेचर को ही कांस्टेंट ले लिया, तो मैम डेल्टा यू जो है इसके नीचे यहाँ पे टी लगा दिया करो। इस टी का मतलब होता है कि हमने इसको कांस्टेंट टेम्परेचर पे कैलकुलेट किया है। ठीक है, ये बेटा आपका हो जाएगा जीरो के बराबर। क्यों हो जाएगा जीरो के बराबर? क्योंकि डेल्टा यू होता है U2 माइनस U1। अब क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है और इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर चेंज हो नहीं रहा, तो पक्का ये दोनों आपके U2 जो होंगे वो U1 के बराबर होंगे, एज टेम्परेचर इज कांस्टेंट, है ना। तो यानी कि मैम हम कह सकते हैं दैट डेल्टा यू जो है वो हमारा जीरो होगा। ठीक है, तो इससे आप लिखना चाहते हैं तो आप इसे लिख लीजिए कि इस लाइन का मतलब होता है इंटरनल चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट लोगे तो इसके पैर में छोटा सा टी लगा देना, इसका मतलब है कि आपने कैलकुलेट किया एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है तो ना U2 इंटरनल एनर्जी की वैल्यू चेंज ही नहीं होगी, पहले जो थी वही बाद में रहेगी, तो यानी कि ये होगा, क्या मैं कह दूं कि ये एक्चुअल में U के बराबर ही होगा, है ना। तो यानी कि मैम डेल्टा UT जीरो होगा, है ना। अब बेटा अगर कुछ चेंज नहीं हुआ है, अगर कुछ चेंज नहीं हुआ है तो यानी कि मैम U जो है वो आपका कांस्टेंट हो जाएगा, U जो है वो आपका क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। जो पहले इंटरनल एनर्जी थी वो भी बाद में ही रहेगी। मान लो अगर किसी की इंटरनल एनर्जी 50 जूल्स थी, अभी आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया, उसके बाद में आप कुछ भी कर लो, आप चाहे कितना भी प्रोसेस कर लो, कुछ भी कर लो, हीट दे दो, वर्क कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन टेम्परेचर आपने कांस्टेंट रखा हुआ है। आपने कहा कि भैया अगर मैं 30 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर को काम कर रहा हूं तो टेम्परेचर अभी भी 30 डिग्री ही है, तो अगर उसकी 50 जूल इंटरनल एनर्जी पहले थी तो बाद में भी उसकी 50 जूल ही रहेगी। तो यानी कि हमने क्या कह दिया? इंटरनल एनर्जी 50 जूल कांस्टेंट हो गई, है ना। तो इसीलिए मैंने बोल दिया कि अगर आप कांस्टेंट टेम्परेचर लेते हो तो आपकी इंटरनल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट हो जाती है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो जीरो हो जाता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? यहां तक तो आई थिंक अभी तक सारी बातें क्लियर हुई होंगी, कुछ ऐसा उबड़ खाबड़ मैम ने अभी तक बताया नहीं है। अब मैम उबड़ खाबड़ बात बताएंगी जिसको सुन के तुम लोगों के होश उड़ जाएंगे। अब देखो होश कैसे उड़ेंगे। केस ले रही हूं मैं एन आइसोलेटेड सिस्टम। मैंने एक आइसोलेटेड सिस्टम लिया। अगर मैंने एक आइसोलेटेड सिस्टम लिया तो आइसोलेटेड सिस्टम कौन सा होता है? याद करो, ओपन, क्लोज्ड और आइसोलेटेड। मैम आइसोलेटेड सिस्टम वो होता है जिसकी वॉल जो होती है उसमें से कोई एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो यानी कि मैम आइसोलेटेड वॉल कौन सी होगी? नो एनर्जी ट्रांसफर, है ना। अगर बेटा मास ट्रांसफर भी नहीं हो सकता, अगर आप लिखना चाहते हो तो ये भी लिख लो, नो
मास ट्रांसफर, लेकिन हमें मास ट्रांसफर का रोल नहीं आएगा इसलिए मैं नहीं लिख रही थी, ठीक है, तो ये लिख लो। अब देखो, नो एनर्जी ट्रांसफर, आपको पता है वर्क डन क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, हीट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अब मैम अगर आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो हम एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हैं, अगर मैम एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो सकता यानी कि मैम वर्क कुछ भी नहीं हो सकता, कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी आगे पीछे ट्रांसफर हो ही नहीं सकती है, तो वर्क डन विल बी इक्वल टू जीरो। ऑल्सो मैम जो क्यू होगा हमारा हीट ट्रांसफर वो भी जीरो होगा, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट ट्रांसफर होगा ही नहीं, राइट, यस। तो ये दोनों ही क्या थे, फॉर्म ऑफ एनर्जीज थे। अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो, दिस बोथ आर फॉर्म ऑफ एनर्जीज। तो अगर ये फॉर्म ऑफ एनर्जीज हैं तो ये दोनों आपके आइसोलेटेड सिस्टम के लिए होंगे जीरो, ठीक है। अब अगर हम इसमें फर्स्ट लॉ अप्लाई करें तो first law of thermodynamics, using first law of thermodynamics, अगर आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करते हो तो आप कह सकते हो दैट डेल्टा यू जो होता है वो क्यू प्लस डब्ल्यू के बराबर होता है, ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम है तो क्यू भी जीरो है, डब्ल्यू भी जीरो है, यानी कि मैम डेल्टा यू जो है वो भी जीरो है। अगर बेटा आपका डेल्टा यू जीरो आया है यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो आया है, जब चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो आता है तो मतलब कि मैम एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है, यानी कि बेटा यू जो होगा वो आपका कांस्टेंट वैल्यू होगी, कोई एक वैल्यू होगी जो फिक्स रहेगी, बदलेगी नहीं बार बार, है ना। तो यानी कि मैम एनर्जी जो है इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है, ठीक है। यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं आया होगा, आइसोलेटेड सिस्टम में इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, ठीक है। अब आएगा मजा, अब देखो दुनिया में सबसे बड़ा आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जाम्पल मैंने कौन सा दिया था, कौन सा था, यूनिवर्स को हमने आइसोलेटेड सिस्टम कहा था कि नहीं, हाँ या नहीं? बिल्कुल मैम, हमने कहा था कि जो यूनिवर्स होता है अगर हम इस पूरे यूनिवर्स को एक सिस्टम की तरह ले ले तो ना तो ये किसी के साथ एनर्जी ट्रांसफर कर सकता है क्योंकि और कुछ है ही नहीं, यूनिवर्स ही है, उसके आगे कुछ है ही नहीं, तो ना तो वो किसी के साथ कुछ एक्सचेंज कर पा रहा है और ना ही मैम वो मैटर एक्सचेंज कर पा रहा है। तो यानी कि बेटा सबसे बड़ा आइसोलेटेड सिस्टम क्या है, यूनिवर्स है, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख दूं दैट यूनिवर्स इज एन आइसोलेटेड सिस्टम, यूनिवर्स इज एन आइसोलेटेड सिस्टम। अब अगर आपका यूनिवर्स बेटा आइसोलेटेड सिस्टम है तो मैं इसकी ऐसे कह सकती हूं कि इंटरनल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स, इंटरनल ऐसे लिख देते ना, यू इज कांस्टेंट। तो इंटरनल एनर्जी का यूनिवर्स का जो इंटरनल एनर्जी है वो कांस्टेंट है ना, यानी कि मैम उसकी एनर्जी चेंज नहीं हो सकती। आपको पता है आप ये लॉ, ये जो मैंने आपको अभी सिखाया, ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, याद है आपने एक लॉ पढ़ा हुआ है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। क्यों? क्योंकि एनर्जी कांस्टेंट है, आप एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो लेकिन एनर्जी कभी भी खत्म नहीं हो सकती है, एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, इट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अगर पूरा यूनिवर्स है तो उसके अंदर जितनी भी एनर्जी है वो यूनिवर्स की क्या है, इंटरनल एनर्जी है, और इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है, इंटरनल एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो यानी कि ये चीज आप बचपन से पढ़ रहे थे लेकिन अभी आपने इसको फर्स्ट लॉ से प्रूव भी कर दिया है ना, यस। ये बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी क्योंकि ये लॉ आप पढ़ते आते हो दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। It is constant, right? Yes. देख रहे हो द ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री, जो लॉ हम पढ़ते आ रहे हैं आज हमारे फर्स्ट लॉ ने उसको प्रूव भी कर दिया, ठीक है। एक बार मैं समझा भी देती हूं, साथ साथ में लिख भी लेना बेटा। आइडियल गैस जो होती है, जो भी आइडियल गैस होती है उसके अंदर सिर्फ एक ही फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। हमने काइनेटिक एनर्जी कंसीडर किया, हमें पता है काइनेटिक एनर्जी हमने स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा था 3/2 RT होता है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर का एक फंक्शन है। अगर काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन है मतलब कि इंटरनल एनर्जी भी सिर्फ टेम्परेचर का ही फंक्शन होगा। अगर इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन है तो यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट ले लिया
अगर आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट ले लिया तो आपका जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो जीरो हो जाएगा। तो हमने वही किया, हमने कंसिडर किया कांस्टेंट टेम्परेचर, हमने देखा डेल्टा यू जो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है वो जीरो के इक्वल हो जाएगा। ये होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एनर्जी जो होती है वो कांस्टेंट होती है। अब हम एक आइसोलेटेड सिस्टम की बात करते हैं। एक आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर ना तो एनर्जी ट्रांसफर हो सकता है ना ही हीट ट्रांसफर हो सकता है। तो हमने ये कंसिडर किया। तो बेटा आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी जीरो आएगा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो आएगा तो यानी कि आपका इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट आ रहा है। अगर हम यूनिवर्स की बात करें तो यूनिवर्स भी तो एक आइसोलेटेड सिस्टम है और उसके अंदर कुछ भी कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो सकता बाहर के साथ, सराउंडिंग के साथ, क्योंकि उसकी सराउंडिंग क्या लेंगे हम, उसकी सराउंडिंग हमें समझ ही नहीं आ रही। तो हमने उसको पूरा आइसोलेटेड सिस्टम कंसिडर किया हुआ है। अगर हमने वो कंसिडर किया तो यूनिवर्स एक आइसोलेटेड सिस्टम था, एनर्जी कांस्टेंट बन गई। और अगर एनर्जी कांस्टेंट है मतलब कि हमारा जो लॉ हम पढ़ते आ रहे हैं, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वो बिल्कुल सही है। ठीक है, यस, बहुत बढ़िया। तो ये आप फटाफट लिख लो पॉज करके। ठीक है, यस। और जो हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं ना, वो भी कुछ इसी तरह से लिखा होता है। अब देखना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टेटमेंट, द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। आइसोलेटेड सिस्टम यानी कि आपका यूनिवर्स, उसकी इंटरनल एनर्जी जो होती है वो कांस्टेंट होती है। सिंस द यूनिवर्स इज एन आइसोलेटेड सिस्टम, द टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स विल बी कांस्टेंट। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर। ठीक है, Therefore, the first law is the law of conservation of energy. तो एक्चुअल में जो आपका फर्स्ट लॉ है वो कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ फर्स्ट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हमें एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर है, कोई इशू नहीं है, परफेक्ट, बढ़िया। इसको लिख लो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ टुडे इज दिस। ठीक है, यहां तक लिख लिया। चलो अब बेटा इसके बाद में हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब मैं आपको थोड़े से एप्लीकेशंस दिखाऊंगी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के। तो वो एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, अब ध्यान से देखो। मान लो कि आपकी कोई इनिशियल स्टेट है और इस इनिशियल स्टेट में आपकी जो इंटरनल एनर्जी है वो यहाँ पे है U1। ठीक है, अब बेटा कुछ प्रोसेस होगा, उस पर कुछ काम होगा और मैम फाइनल एनर्जी जो है, जो फाइनल स्टेट है वो लेटर से U2 हो गई। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे इंटरनल एनर्जी U1 थी, यहाँ पे इंटरनल एनर्जी U2 हो गई। ठीक है, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा हम इस स्टेट से इस स्टेट पे जाने में दो अलग अलग रास्ते लेते हैं। जैसे ये ए रास्ता लेते हैं, ये बी रास्ता लेते हैं। हमने दो अलग अलग रास्ते यूज किए हैं एक ही स्टेट को जाने के लिए। ठीक है, जैसे कि मैं दिल्ली से राजस्थान जाने के लिए दो अलग अलग रास्ते ले रही हूँ। ठीक है, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं एक पर्टिकुलर रास्ते की बात करूं तो लेटर से मेरे को यहाँ पे काम करना, जो भी मेरा वर्क डन हुआ वो WA था, एंड लेटर से जो मेरा यहाँ पे हीट ट्रांसफर हुआ वो WQA था। सिमिलरली यहाँ पे जो मैंने काम किया वो WB था और जो मैंने हीट ट्रांसफर की वो QB थी, है ना। हाँ, अब क्योंकि ये दोनों पाथ फंक्शंस थे तो ये दोनों वैल्यूज अलग अलग होंगी। आई कैन से दैट WA विल नॉट बी इक्वल टू WB। WA और WB इक्वल नहीं हो सकते क्योंकि ये पाथ डिपेंडेंट है, आपने अलग पाथ यूज किया तो अलग वैल्यू आएगी। सिमिलरली मैं कह सकती हूँ कि QA जो होगा वो QB के बराबर नहीं होगा क्योंकि पाथ फंक्शन है तो पाथ पे डिपेंड करेंगे। लेकिन डेल्टा U जो आपका U2 माइनस U1 होगा, फाइनल स्टेट की इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल स्टेट की इंटरनल एनर्जी, ये डेल्टा U होगी। और यहाँ पे भी बेटा ये डेल्टा U ही होगी क्योंकि डेल्टा U दैट इज योर चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या है, एक स्टेट फंक्शन है, वो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। आप दोनों रास्तों से सेम ही डेस्टिनेशन पे जा रहे हो तो आपकी इंटरनल एनर्जी का जो चेंज आएगा वो दोनों केसेस में सेम आएगा, है ना। यस, अब ध्यान से देखना, इस फॉर्मूला में बेटा अगर मैं यूज करूं तो डेल्टा U जो होगा वो QA प्लस WA के बराबर होगा और यहां पे जो आपका डेल्टा U होगा वो QB प्लस WB के बराबर होगा। अब देखो दोनों का सम डेल्टा U के बराबर आ रहा है, दोनों का सम डेल्टा U के बराबर आ रहा है, यानी कि जो आपका वर्क डन और हीट है उन दोनों का सम आपस में अलग अलग है लेकिन दोनों का सम करके सेम ही वैल्यू आती है। वाओ, यही है ब्यूटी केमिस्ट्री की कि भाई इसकी भी वैल्यू अलग है, उसकी वैल्यू अलग है, यहाँ पे अलग है, वहां पे अलग है, लेकिन दोनों का सम करके आपको सेम वैल्यू मिलती है, आपको सेम वैल्यू मिलती है। ठीक है,
आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। लिखो बेटा इसको, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसको लिखो अच्छे से समझो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। लिख लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब देख लीजिए जरा इसको, ठीक है। यस ये चीज मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ कि वर्क हमेशा आपका बाउंड्री ऑफ द वॉल पे अपीयर होता है। हीट इटसेल्फ इज नॉट एनर्जी, लेकिन जब आप हीट को फ्लो करते हो, जब हीट एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करती है, सिस्टम से सराउंडिंग में जाती है या सराउंडिंग से सिस्टम में आती है, तो फिर हम उसको क्या कहते हैं, फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट। यस परफेक्ट, ये तो मैं लिखवा भी चुकी हूँ, लिखना चाहते हो तो लिख लो फटाफट। फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। तो एक एक करके सारे पढ़ो। वर्क इज अ स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन है, बताऊं तुम्हें, पाथ फंक्शन है ना, पाथ फंक्शन है मैम, पाथ फंक्शन है, ठीक है बेटा। तो ये स्टेटमेंट गलत है। ओके पेन दूसरा यूज करेंगे हम, ये गलत है। नेक्स्ट, टेम्परेचर इज अ स्टेट फंक्शन, यस वो इनिशियल और फाइनल स्टेट्स पे डिपेंड करता है, पाथ पे नहीं डिपेंड करता, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। चेंज इन द स्टेट इज कंप्लीटली डिफाइंड व्हेन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स आर स्पेसिफाइड, बिल्कुल राइट, यस। एंड वर्क अपीयर्स ऑन द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, बिल्कुल, तो यानी कि एक ही इनकरेक्ट है, विच इज ऑप्शन ए। एक सेकेंड, मुझे ऐसा याद आ रहा है हमने एक क्वेश्चन किया हुआ है, क्या हमने क्वेश्चन किया हुआ है, यस शायद हमने क्वेश्चन किया हुआ है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला ये वाला क्वेश्चन करो, ड्यूरिंग 200 जूल वर्क डन ऑन द सिस्टम। आप कहते हैं कि 200 जूल का काम ना सिस्टम के ऊपर किया। अब देखो बेटा इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करना है, ध्यान से देख लेना। ड्यूरिंग मतलब कभी भी 200 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, वर्क हुआ है कितना, 200 जूल, ये ऐसे लिख लिया, और फिर बोला क्या है, ऑन द सिस्टम, सिस्टम के ऊपर जब काम होता है तो प्लस का वर्क होता है, तो यानी कि प्लस लिख देना। ऐसे आपको साइंस भी लगाने हैं, ठीक है। 140 जूल्स ऑफ हीट इज गिवन आउट, तो सिस्टम ने हीट दी है, तो यानी कि हीट कितनी दी है, 140, हीट कितनी दी है, 140 जूल्स, और बेटा सिस्टम को मिली है या सिस्टम ने दी है, इट इज गिवन आउट यानी कि सिस्टम ने दी है, तो यानी कि नेगेटिव साइन आएगा। आपसे पूछा है चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाल दो, क्या बड़ी बात है भाई, डेल्टा यू जो होता है वो क्यू प्लस डब्ल्यू के बराबर होता है, क्यू है -140, वर्क डन है 200, तो यानी कि इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आएगा वो आएगा 60 जूल्स का प्लस 60 जूल्स का, ठीक है। इतना समझ आ रहा है, इतना समझ आ रहा है बेटा, ये आपको अंडरस्टैंड करना आना चाहिए। अब एक जो अमेजिंग सी चीज आप यहां से डिड्यूस कर सकते हो वो भी देख लो, क्योंकि आपका डेल्टा यू जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। अब इसको नोट बना के आगे लिखो, ठीक है। इफ डेल्टा यू इज पॉजिटिव, बेटा अगर डेल्टा यू आपका पॉजिटिव आए, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब है मैम कि U2 माइनस U1 जो है वो पॉजिटिव वैल्यू है, इसका मतलब है U2 इज मोर देन U1, तभी तो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है ना। एंड आपको पता है कि इंटरनल एनर्जी जो होती है वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, और अगर वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, सिंस U इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, वी कैन से दैट T2 विल बी मोर देन T1। तो यानी कि बेटा जब भी आपकी इंटरनल एनर्जी का चेंज पॉजिटिव आ रहा है, मतलब कि टेम्परेचर भी बढ़ेगा, T2 विल बी मोर देन T1। सिमिलरली बेटा अगर केस होता इफ U डेल्टा U जो है वो आपका नेगेटिव आता, तो यानी कि U2 माइनस U1 वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि मैम U1 जो है वो पक्का U2 से बड़ा होगा, तभी तो ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है। यानी कि हमें पता है U जो होता है वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है, तो हम क्या कह सकते हैं कि T1 जो होगा वो T2 से बड़ा होगा, ठीक है। ये समझ आ रहा है, इतना समझ आ रहा है। अब और देखो बहुत अमेजिंग चीजें हैं, एक बार समझने की कोशिश करना, उसके बाद में हमेशा के लिए याद रहेंगी, और रटनी नहीं है, समझना है। ध्यान से देखो, अगर T2 T1 से ज्यादा है, यानी कि पहले T1 टेम्परेचर था, वहां से T2 टेम्परेचर आ गया और ये ज्यादा है, यानी कि बेटा क्या हो रहा है, हीटिंग हो रही है, या फिर कोल्ड मतलब जो आपका टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है, यानी कि हीट हो रहा है या फिर कूल डाउन हो रहा है, हीट हो रहा है, तो यानी कि हम क्या कहेंगे, हीट, सिस्टम इज हीटेड।
क्या इंग्लिश लिखूं यार, इसकी इंग्लिश क्या लिखूं? अगर T2 मोर देन T1 है तो यानी कि हीटिंग टेक्स प्लेस, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं। कई बार ना इंग्लिश मेरी बर्बाद है भाई, ठीक है। और वैसे ही अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो पहले अब आपका ना T1 ज्यादा था और T2 कम है, यानी कि पहले T1 ज्यादा था फिर T2 आ गया जो कम हो गया, यानी कि मैम यहाँ पे क्या हो रहा है, कूल्स, सिस्टम कूल्स डाउन, ऐसे लिख दो यार, कूलिंग टेक्स प्लेस, ठीक है, कूलिंग टेक्स प्लेस, ऐसे लिख लो। तो आप ऐसे चेंज इन इंटरनल एनर्जी के साइन से ये देख सकते हो कि सिस्टम हीट हो रहा है या कूल हो रहा है। वहां पे सिस्टम हीट होता है जब डेल्टा यू पॉजिटिव होता है, जब डेल्टा यू नेगेटिव होता है तो यानी कि सिस्टम जो है वो कूल डाउन हो रहा होता है, ठीक है, परफेक्ट। ये भी लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं बार बार आपको स्ट्रेस करके बता रही हूं, जब तक खुद से नहीं लिखकर समझोगे कुछ नहीं समझ आएगा। अभी तो मैं बता रही हूं बहुत मजे में, सब अंडरस्टैंड हो रहा है, लेकिन उठ के 4 कदम चलना, सब मिक्स हो जाएगा। यही होता है थर्मोडायनेमिक्स में, जब तक खुद नहीं लिख के देखोगे, ठीक है। चलो कर लोगे, यहां तक लिख लिया होगा। चलो अब बेटा, अब हम पता है क्या करेंगे, अब हम अलग अलग प्रोसेसेस को पढ़ेंगे। अब थर्मोडायनेमिक, अब मैंने आपको बोल दिया एक स्टेट से दूसरी स्टेट जा रहे हो, ठीक है, स्टेट 1 से स्टेट 2 जा रहे हो। अब स्टेट 1 से स्टेट 2 जब सिस्टम जाता है तो अलग अलग प्रोसेसेस के थ्रू जाता है। वो क्या क्या अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं अब हम वो समझेंगे, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस उन्हें कहा जाता है, इट इज एन ऑपरेशन बाय विच सिस्टम अंडरगोज अ चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अदर। एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाने में जो प्रोसेस वो यूज करता है उसे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कहते हैं। और ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बहुत ही अलग अलग तरह के हो सकते हैं। मेजरली हम 4 तरह के पढ़ते हैं, एक साइक्लिक प्रोसेस भी होता है, वो मैं भी समझा दूंगी, डोंट वरी। लेकिन मेजरली जो हमें डिस्कस कर, इसको लिखो पहले, लिख लिया, चलो। मेजरली बेटा वो आपके 4 तरह के प्रोसेसेस होते हैं। वो 4 प्रोसेसेस क्या हैं? हो सकता है कि वो बेटा आइसोथर्मल प्रोसेस हो। अगर वो आइसोथर्मल प्रोसेस है तो आइसोथर्मल का मतलब होता है कि टेम्परेचर यहां पे कांस्टेंट होता है। क्या होता है भाई? मैम यहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। अब कहोगे मैम ये कैसे याद कर रखेंगे? तो बेटा थर्मल शब्द आ रहा है ना, तो थर्मल से समझ जाओ टेम्परेचर कांस्टेंट, ठीक है। मैं हर किसी में थोड़ा बहुत आइडिया दे दूंगी। अब अगला जो होता है इसका होता है बेटा आइसोबारिक। मैम अब आइसोबारिक में क्या कांस्टेंट होता है? ध्यान से देखना, बार आ रहा है, बार। बार क्या होता है? बार किसकी यूनिट होती है? किसके प्रेशर की यूनिट होती है? प्रेशर की यूनिट होती है। यस मैम, तो यानी कि यहां पे बेटा आपका प्रेशर कांस्टेंट होता है, ठीक है। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, क्योंकि थर्मल से मुझे टेम्परेचर याद आता है। आइसोबारिक में बार जो होता है वो प्रेशर की यूनिट होती है, तो मैम यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट होता है। और अगला है बेटा आपका आइसोकोरिक। जो आपका आइसोकोरिक होता है, यहाँ पे बेटा वॉल्यूम कांस्टेंट होती है, वॉल्यूम कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो ये आपको याद करना पड़ेगा कि यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट होती है। लास्ट वाला है सबसे जिसे कहा जाता है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस जो होता है वो प्रोसेस होता है बेटा जिसके अंदर हीट ट्रांसफर नहीं होती। क्यू जो होता है वो 0 होता है, यानी कि नो हीट ट्रांसफर। लिखना चाहते हो तो लिख लो, नो हीट ट्रांसफर। इसमें हीट ट्रांसफर का को नहीं रोला होता, हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती है, ठीक है, दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होती है, एडियाबैटिक में हीट ट्रांसफर नहीं होती, इसलिए क्यू की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। ये चीजें अंडरस्टैंड करोगे तो फिर आगे बढ़ूंगी, अगर नहीं करोगे तो फिर नहीं समझाऊंगी, ठीक है। तो पहले इसको लिखो भी और समझो भी। वैसे भी आप ना ये सब पढ़ के आए हो पहले से, मुझे पता है, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा आइडिया तो होता ही है। अब इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। अब बेटा एक प्रोसेस आता है जिसे कहते हैं साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होता है? जिसमें बेटा इनिशियल, मान लो आप ना यहाँ पे थे, पहले तो इसकी डेफिनेशन पढ़ लो। अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच स्टेट ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज इज कॉल्ड द साइक्लिक प्रोसेस। जैसे कि मान लो कि आपकी ये स्टेट ए है, ठीक है, और ये मान लो स्टेट बी है। आप ए गए, ठीक है, और ए से बी गए और बी से वापस ए आ गए, तो आपकी इनिशियल स्टेट भी ए ही थी और आपकी फाइनल स्टेट भी ए ही है। आके तो ए पे ही रुके ना,
यस तो वो होता है आपका साइक्लिक प्रोसेस। जब घूम के लौट के बुद्धू घर को आता है ना तो उसे कहते हैं साइक्लिक प्रोसेस। जब लौट के बुद्धू घर को आएगा तो उसे कहेंगे साइक्लिक प्रोसेस। ऐसे याद रख लो, ठीक है। अब अगर साइक्लिक प्रोसेस है तो साइक्लिक प्रोसेस में मान लो यहाँ पे इनिशियल आपकी इंटरनल एनर्जी U1 थी, तो मैं कह सकती हूँ ना कि इनिशियल इंटरनल एनर्जी U1 है। अब बेटा फाइनल इंटरनल एनर्जी भी तो यहीं आके आएगी, तो मैम यानी कि फाइनल भी U1 ही है, तो बेटा U1 माइनस U1, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे जो चेंज होते हैं ना इंटरनल एनर्जी के या फिर गिब्स फ्री एनर्जी के, जितने भी चेंजेस आप कंसीडर करते हो वो सब के सब जीरो होते हैं, क्योंकि वो तो स्टेट फंक्शन है, स्टेट ही नहीं चेंज हो रही है तो फिर क्या होगा, चेंज तो जीरो ही होगा, है ना। यस तो ये होता है आपका साइक्लिक प्रोसेस। लिख लो, लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख लेना, डेल्टा यू, डेल्टा जी, डेल्टा एच, डेल्टा वी, सब जो होते हैं ना एक्सेट्रा आर जीरो, ठीक है, लिख लो। ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम तो मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, तो इसको तो तुम छोड़ सकते हो, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ, इसका हमारा रोल नहीं है। अब देखो यहां तक आ गया। अब देखो, अब देखो, अब जो हम पढ़ने वाले हैं ना वो है कि हर एक प्रोसेस को बहुत अच्छे से अब हम समझेंगे। हर एक प्रोसेस में जो हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है उसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो पहला जो है वो हम अप्लाई करेंगे किसमें, आइसोथर्मल में। तो लिखो आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, अब देखो, अब यार आइसोथर्मल प्रोसेस सुनते ही मेरे को तो बस एक ही चीज याद आती है, और वो एक चीज है कि मैम यहाँ पे टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर जो होता है वो चेंज नहीं होता, टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहता है, ठीक है। पहली चीज आपको ये पता है, ठीक है। आपको ये भी पता है बेटा कि जो इंटरनल एनर्जी होता है वो फंक्शन होता है टेम्परेचर का। इंटरनल एनर्जी जो होता है वो फंक्शन होता है टेम्परेचर का, है ना। हाँ, तो मैम अगर इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो रही है, अगर हमारी इंटरनल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट है, राइट, तो मैम डेल्टा यू जो होगा दैट इज U2 माइनस U1, वो मैम जीरो के बराबर होगा। यानी कि इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, जो पहले इंटरनल एनर्जी थी वो ही बाद में रहेगी, क्योंकि वो तो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। ये कहानी तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, है ना। हाँ, अब बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करो। अब अप्लाई करो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऐसे लिख देती हूँ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। अब मैं बार बार इतना लिखूंगी ना तो बहुत दिक्कत आएगी, तो F.L.O.T लिख देते हैं। अब देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है डेल्टा यू जो होता है वो Q प्लस W के बराबर होता है। अगर आप आइसोथर्मल प्रोसेस में देखोगे तो डेल्टा यू तो जीरो है, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो यानी कि मैम हम कह सकते हैं दैट जीरो इज इक्वल टू Q प्लस W, है ना। यानी कि मैम Q जो है वो माइनस W के बराबर हुआ, Q जो है वो माइनस W के बराबर हुआ, है ना। यस, तो ये आपके पास में मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ गया आइसोथर्मल प्रोसेस का, ठीक है। ये आपने फर्स्ट लॉ को यूज करके फाइंड आउट कर लिया, पर इसका ना मतलब नहीं समझ आया। अब इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। अब बेटा इसका मतलब ये हुआ कि मान लो आपके पास में कोई एक ऐसे कंटेनर था, मान लो आपके पास में ऐसे एक कंटेनर था, ठीक है। अब इसको एक बार पहले यहाँ पे समझाने के लिए कुछ और समझाना पड़ेगा, पहले एक स्ट्रेट लाइन लगाने दो यार। हाँ, अब इसको समझने के लिए आपको छोटी सी दिक्कत, छोटी सी चीज मैं समझाऊंगी कि जो Q होता है ना, जो आपका हीट ट्रांसफर होता है, जब भी सिस्टम को हीट ट्रांसफर की जाए या फिर सिस्टम से हीट ली जाए, तो जो हीट चेंज होता है वो दो चीजें कर सकता है, वो दो चीजें कर सकता है। वो दो चीजें क्या है, पहला वो कर सकता है टेम्परेचर को चेंज, ठीक है, पहला वो कर सकता है टेम्परेचर को चेंज, ठीक है। हो सकता है कि आपने हीट जो ट्रांसफर करी है उससे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए, या फिर हो सकता है सिस्टम ने जो हीट बाहर दी है उससे उसका टेम्परेचर कम हो जाए। एक तो ये होता है, हीट चेंज से आपका टेम्परेचर चेंज हो सकता है सिस्टम का। दूसरा होता है इसी हीट को यूज किया जा सकता है इन वर्क,
वर्क डन। यही हीट से हम काम कर सकते हैं, यही हीट से हम काम भी कर सकते हैं, दैट इज वर्क भी हो सकता है। ये दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, ठीक है। अब आप अगर इस वाले केस की बात करोगे, इस वाले केस की बात करोगे तो आप क्या कहोगे, टेम्परेचर चेंज हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसको और अच्छे से समझ लेना, इसका मतलब हुआ इंटरनल एनर्जी चेंज हो सकती है, ठीक है। पता चले समझ ही नहीं आ रहा, डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी चेंज, क्योंकि अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज होगी, क्योंकि वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो हीट के दो काम होते हैं, या तो वो काम कर सकती है, आप जो भी हीट सप्लाई करोगे सिस्टम को या फिर सिस्टम से लोगे तो वो वर्क करने में यूज हो सकती है, या फिर वो टेम्परेचर को चेंज करने में यानी कि इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में यूज हो सकती है। ये दो काम में हम हीट को यूज करते हैं। अब हमने जब ये देखा तो हमने देखा कि टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, कि टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, ठीक है। सिंस टेम्परेचर इज कांस्टेंट, सिंस टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो यानी कि हीट जो है वो सिर्फ काम करने में यूज होगी, हीट जो है वो सिर्फ काम करने में यूज होगी। ये बात समझ आ रही है? यस मैम। सो Q विल बी यूज्ड टू डू वर्क, ठीक है। काम करने के लिए अब आप हीट को यूज कर सकते हो, इतना समझ आ रहा है? यस। अब जो मैंने ये किया ना, मैं इसको आपको प्रूव करके दिखाऊंगी। अब मैंने जो ये साइन आया ना Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, मैं इसको आपको प्रूव करके दिखाऊंगी, ठीक है। इतना समझ आया? हाँ। अब देखो होता क्या है कि अब आपके पास में एक सिस्टम है, अब आपके पास में बेटा एक सिस्टम है, ठीक है। इस सिस्टम के अंदर आपके पास गैस है, ठीक है। इस सिस्टम में आपके पास गैस है। अब आपको पता है कि आप इसका टेम्परेचर जो है, आप इसका जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं कर सकते, इसका टेम्परेचर T है तो वो T ही रहेगा। अब जब आप मान लो इसको हीट सप्लाई कर रहे हो, अब आप क्या कर रहे हो, आप सिस्टम को हीट दे रहे हो। अगर आप सिस्टम को हीट दे रहे हो, अगर आप सिस्टम को हीट दे रहे हो तो क्या होगा, या तो वो टेम्परेचर इंक्रीज कर सकता था या काम कर सकता था। अब मैम टेम्परेचर तो वो इंक्रीज कर नहीं सकता, तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहेगा, यानी कि वो सिर्फ काम कर सकता है। आप जब इसको हीट दोगे बेटा तो ये गैस जो है वो सारी की सारी हीट को ले लेगी। अब वो अपना टेम्परेचर तो बढ़ा नहीं सकती, अब वो टेम्परेचर नहीं बढ़ाएगी तो वो क्या करेगी, क्या करेगी बेटा, काम करेगी। काम करेगी तो जब गैस काम करती है तो क्या करती है, एक्सपेंशन करती है। जब गैस खुद काम करेगी, जब सिस्टम काम करता है तो क्या होता है, एक्सपेंशन होता है। तो आपने हीट सप्लाई की तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। ये बात समझ आ रही है? हीट सप्लाई करोगे तो यहाँ पे एक्सपेंशन होगा, क्योंकि गैस काम करेगी। गैस अपना टेम्परेचर नहीं बढ़ा सकती है, गैस अपनी इंटरनल एनर्जी नहीं चेंज कर सकती है, तो फिर गैस काम करेगी। काम करेगी तो जब सिस्टम काम करता है तो क्या होता है, सिस्टम काम करता है तो एक्सपेंशन होता है, ठीक है। तो सिस्टम विल वर्क, हम कहेंगे सिस्टम विल डू वर्क, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, एक्सपेंशन होगा। और बेटा जब एक्सपेंशन होता है, जब एक्सपेंशन होता है तो वर्क डन क्या होता है, नेगेटिव होता है। व्हेन गैस does the work done is expansion is negative। तो यानी कि मैम यहां से हमारे W का जो साइन आएगा वो नेगेटिव आएगा, W का जो साइन है वो नेगेटिव आएगा, ठीक है। अब बेटा इसी में आइडियल गैस अगर इसी में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाने की कोशिश करोगे तो कैसे करोगे, देखना। यहां तक तो याद ही है ना, अभी तक भी सारा आइसोथर्मल केस ही चल रहा है। तो यानी कि मैम डेल्टा यू जो है वो Q प्लस W के बराबर है, Q प्लस W के बराबर है, ठीक है। ये तो जीरो है क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, यानी कि मैम Q का साइन क्या होगा, मैं आपको Q का साइन दिखा रही हूं अभी। Q जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा बेटा, Q जो होगा वो आपका यहां से हमने फाइंड आउट कर लिया था कि Q जो है वो माइनस W के बराबर होगा, है ना। अब वर्क डन क्या है, नेगेटिव है, राइट। यस। तो यानी कि मैम एक नेगेटिव तो बाहर था और वर्क डन की वैल्यू भी नेगेटिव आ रही है, यानी कि ओवरऑल वैल्यू क्या आ रही है आपकी, पॉजिटिव आ रही है। यानी कि ध्यान से देखना, ध्यान से, Q जो है वो आपका पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि आप ये चीज नोटिस कर पा रहे हो कि जो आपने हीट दी थी ये एक्चुअल में पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि जब सिस्टम को हीट दी जाती है तो साइन पॉजिटिव ही आता है। और हमने देखा कि बिल्कुल साइन पॉजिटिव आ गया, साइन पॉजिटिव आ गया। तो यानी कि जब आपका आइसोथर्मल केस होगा तो जो हीट सप्लाई होगी बेटा वो आपका एक्सपेंशन करने में काम आएगी। सिमिलरली अगर सिस्टम ने हीट बाहर दी, अगर सेम इसी तरह से बेटा सिस्टम ने हीट बाहर दी होती,
ये सिस्टम था, इस बार ये हीट बाहर दे रहा है, तो क्या होता मैम, अगर सिस्टम बाहर देता है, अगर सिस्टम बाहर देता है हीट, ठीक है, तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं मैम, पक्का उस वो सिस्टम के ऊपर काम हो रहा होगा, तभी तो वो हीट बाहर दे रहा है ना। तो इसको सोचो, इसको सोचो बेटा, अगेन सेम उसी तरह से जैसे आपने वर्क डन, सिस्टम को हीट मिली थी तब उसने एक्सपेंशन किया था, तो मैम इस केस में होगा कंप्रेशन, है ना, सिस्टम के ऊपर काम होगा, कंप्रेशन होगा, तो वर्क डन होगा आपका पॉजिटिव। तो आपको पता है दैट Q इज इक्वल टू माइनस W। अब मैं माइनस के आगे ये पॉजिटिव वर्क है तो पॉजिटिव होगा, तो ये ओवरऑल वैल्यू आपकी नेगेटिव आएगी। ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव आ रही है, यानी कि आपको दिख रहा है कि हीट बाहर दी जा रही है, और सच में हीट बाहर ही दी जा रही है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ फर्स्ट लॉ। जो चीजें मैं आपको समझा रही थी वो चीजें आप मैथमेटिकली प्रूव भी कर पा रहे हो। देख रहे हो कितना अमेजिंग है ना। यस, बहुत बढ़िया। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। कहता टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होगी। तो आपने देखा कि हीट जो है वो माइनस ऑफ डब्ल्यू में होगी, तो आप जो भी हीट सप्लाई करोगे वो बेटा काम करने में यूज होगी। अगर हीट बाहर आ रही है तो यानी कि सिस्टम हीट बाहर आ रही है, यानी कि सिस्टम से हीट बाहर आ रही है। ठीक है, अब हम इन दोनों चीजों को प्रूव करेंगे कि कौन से केस में कंप्रेशन होता है और एक्सपेंशन होता है। इस एक्सप्रेशन को हम प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें पता है हीट जब ट्रांसफर होती है दो काम कर सकती है, टेम्परेचर बढ़ा सकती है या काम कर सकती है। टेम्परेचर नहीं बढ़ा पा रही तो काम करेगी। तो जब आप हीट दोगे तो गैस क्या करेगी, एक्सपेंशन करेगी। एक्सपेंशन करती है तो वर्क डन नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, यानी कि प्रूव हो गया कि हीट दी जा रही है। ये पहला केस था, इसको लिख लो, पहले पॉज करके लिख लेना। सिमिलरली जब आपने कंप्रेशन किया, कंप्रेशन होगा तो हीट वर्क डन जो होगा वो पॉजिटिव होगा, सिस्टम के ऊपर काम हो रहा है, और Q जो होगा वो नेगेटिव इंटू W होगा। वर्क डन का साइन पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव आ जाएगा, यानी कि हीट बाहर दी जा रही है, और बिल्कुल हीट बाहर दी जा रही है। ठीक है, दिस इज द ब्यूटी, दिस इज द ब्यूटी ऑफ फर्स्ट लॉ। कितना प्यारा लॉ है ना। यस, बहुत बढ़िया। समझ आना चाहिए तभी चीजें समझ अंडरस्टैंड होंगी। अब आगे बढ़ते हैं। यहां तक लिख लिया आपने, यहां तक लिख लिया होगा। अब देखो, जो जो चीजें मैंने बोली है वो सब यहाँ लिखी भी हुई होंगी, जो मैंने आपको समझाई है ना वो यहाँ लिखी भी होंगी। अब उसको देख लो। द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस जो होता है वो फंक्शन होता है टेम्परेचर का। क्लियर है। इन आइसोथर्मल प्रोसेस द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस डज नॉट चेंज एंड द हीट इज कंप्लीटली कन्वर्टेड टू वर्क। जितना भी हीट सप्लाई होता है वो काम करने में यूज होता है। वॉल शुड बी डायथर्मिक इन नेचर फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। अब हीट ट्रांसफर करनी है तो आइसोथर्मल प्रोसेस में वॉल जो होती है वो डायथर्मिक होनी चाहिए, तभी तो हीट ट्रांसफर हो पाएगी। अगर आइसोथर्मल नहीं हुई तो हीट ही नहीं ट्रांसफर होगी, है ना। ठीक है, सिंपल सी बात है। इन आइसोथर्मल प्रोसेस व्हेन द गैस इज कंप्रेस्ड। अब देखो, आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर गैस कंप्रेस हो रही है, आप इसको सीधा ही सोच सकते हो कि अगर गैस कंप्रेस हो रही है तो यानी कि वर्क डन हो रहा है पॉजिटिव। अगर वर्क डन पॉजिटिव हो रहा है तो Q जो होता है वो माइनस W के बराबर होता है आइसोथर्मल में, तो यानी कि मैम Q जो होगा वो नेगेटिव आएगा ओवरऑल। और अगर Q नेगेटिव आ रहा है तो हीट जो है वो सिस्टम से बाहर आ रही होगी। देखो, इफ गैस इज कंप्रेस्ड द हीट इज रिलीज्ड टू द सराउंडिंग। ये हमने यहाँ पे निकाल दिया। कितना आसान था, कितना आसान था, है ना। यस, अब जो हमने कंक्लूजन्स बनाए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। अगर सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है हीट, देन सिस्टम इक्वल वर्क इज डन बाय द सिस्टम। अगर हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो एक्सपेंशन हो रहा है, यानी कि सिस्टम काम कर रहा है। यहां पे लिख सकते हो एक्सपेंशन। ठीक है, ये पहला असम्पशन हमने निकाला। दूसरा, अगर हीट इवॉल्व हो रही है फ्रॉम द सिस्टम तो फिर वो काम क्या होगा, डन ऑन द सिस्टम। सिस्टम के ऊपर उतना काम होगा, यानी कि ये होगा आपका कंप्रेशन। कितना इंटरेस्टिंग था बेटा, कितना इंटरेस्टिंग था। अब इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं समझ आएगा। खुद से लिख के समझोगे तभी समझ आएगा। बार बार कह रही हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। थर्मोडायनेमिक्स को टाइम दोगे तभी आपको चीजें अंडरस्टैंड होंगी। ठीक है, परफेक्ट। इसको भी लिख लो। लिख लिया। अब अगला प्रोसेस करते हैं बेटा। अगला प्रोसेस है आइसोकोरिक प्रोसेस। अगर आइसोकोरिक प्रोसेस की बात करें तो हमें पता है आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम जो होती है वो क्या होती है, आपकी कांस्टेंट होती है। ठीक है, ठीक है,
वॉल्यूम होती है वो कांस्टेंट होती है, धीरे धीरे करेंगे, टेंशन मत लो। मैम अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इसका मतलब है कि डेल्टा V इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि V2 विल बी इक्वल टू V1 इज इक्वल टू V। V2 और V1 तो एक दूसरे के इक्वल ही होंगे, है ना। V भी मत लिखो, सीधा ये लिख लो कि ये दोनों आपस में इक्वल है। इतना समझ आ रहा है ना। हाँ, अब फिर से वही वाला कहानी शुरू करना है हमने। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाओ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, है ना। यस अब बेटा आप सभी को पता होगा कि W जो होता है वो क्या होता है, माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V, है ना। अगर डेल्टा V 0 है तो वर्क डन भी 0 होगा। दिस विल बी इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू 0 विच इज इक्वल टू 0। तो यानी कि बेटा आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन जो होता है वो हमेशा 0 होता है। तो यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बन गया, डेल्टा U इज इक्वल टू Q। ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आया आइसोकोरिक प्रोसेस में। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, तो जितना भी हीट सप्लाई होगा वो क्या करेगा, सिर्फ इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगा। अभी समझ में आएगा। इसको लिखो, पहले इसको लिखो। ये लिख लिया। अब देखो, आपको पता है कि जो हीट होता है वो दो काम कर सकता है, या तो वो टेम्परेचर को चेंज कर सकता है, यानी कि वो इंटरनल एनर्जी को चेंज कर सकता है। इंटरनल एनर्जी को ऐसे लिख दूं, इंटरनल एनर्जी को U लिख देती हूं, इसको चेंज कर सकता है। और बेटा या फिर वो क्या कर सकता है, वर्क कर सकता है। अब आपको पता है आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन तो हो ही नहीं सकता, ये तो 0 होता है ना। तो यानी कि सारी की सारी हीट जो है वो टेम्परेचर को चेंज करेगी, यानी कि इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगी। ठीक है, इतना समझ आया? यस। तो यानी कि डेल्टा U जो होगा दैट विल बी इक्वल टू Q। अब समझो, अब समझो केस 1, व्हेन हीट is supplied to the system। ठीक है, अब बेटा अगर आप सिस्टम को हीट सप्लाई कर रहे हो तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं, Q जो होगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि सिस्टम को हीट मिल रही है। तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन में डेल्टा U पुट करूं तो ये क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि Q के इक्वल है, Q पॉजिटिव है तो डेल्टा U पॉजिटिव है। यानी कि U2 माइनस U1 जो है वो पॉजिटिव है, यानी कि U2 इज मोर देन U1, यानी कि U2 इज मोर देन U1। क्या हो रहा है? हाँ, तो यानी कि U2 जो है वो आपका U1 से ज्यादा आ गया। ठीक है, अब बेटा अगर U2 U1 से ज्यादा है और जो इंटरनल एनर्जी होती है वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, तो मैम मतलब कि T2 इज मोर देन T1। हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? बिल्कुल। अगर आपका U2 U1 से ज्यादा है तो आपका फाइनल टेम्परेचर भी टेम्परेचर से ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जब आपने सिस्टम को हीट प्रोवाइड करी तो आपने उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया। अगर आपने उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया इसका मतलब क्या है, हीटिंग टुक प्लेस, यानी कि हीटिंग हुई, यहां पे सिस्टम की हीटिंग हुई क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। तो जब भी आप आइसोकोरिक प्रोसेस में किसी सिस्टम को हीट प्रोवाइड करते हो तो क्या होता है, उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है और एक्चुअल में सिस्टम जो होता है वो हीट हो रहा होता है। ठीक है, यस, दिस इज समथिंग जो हमने फाइंड आउट किया इससे। ठीक है, अब दूसरा लेते हैं। अगर हीट सिस्टम बाहर दे रहा होता तो क्या होता? केस 2, व्हेन सिस्टम gives heat to the surrounding। अगर सराउंडिंग को सिस्टम हीट देगा तो इसका मतलब है मैम कि Q जो है वो नेगेटिव होगा, क्योंकि अब सिस्टम सराउंडिंग को हीट दे रहा है। ये हम बात कर चुके थे। बिल्कुल। अगेन बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि डेल्टा U जो था वो आपका इस बार नेगेटिव होगा, क्योंकि डेल्टा U Q के बराबर है आइसोकोरिक प्रोसेस में। अगर डेल्टा U नेगेटिव है यानी कि U2 माइनस U1 जो है वो नेगेटिव वैल्यू है, यानी कि U1 जो है वो ज्यादा है U2 से। U2 इज मोर देन U1 इज मोर देन U2।
समझो इस बात को, समझ आया कि नहीं? हमें पता है इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। अगर इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है मतलब T1 जो है वो T2 से ज्यादा है, यानी कि पहले ज्यादा टेम्परेचर था और फिर कम टेम्परेचर हो गया। इसका मतलब है कि क्या हुआ, कूलिंग टुक प्लेस, यानी कि मैम यहां पे हुई कूलिंग, यहां पे हुई कूलिंग। ठीक है, समझ आया? यहां तक समझ आया? अब मैं आपको, ये तो था मैथमेटिकली जो हमने समझा, अब मैं आपको इसको वैसे समझाने की कोशिश करती हूँ। ये था आपका सिस्टम, ठीक है, ये था आपका सिस्टम जिसके अंदर यहां पे थी आपकी गैस। आपने यहां से हीट सप्लाई की, आपने यहां से क्यू हीट सप्लाई की। अब ये काम तो कर नहीं सकता, हीट आपने इसको दे दी तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा ही, तो सिर्फ टेम्परेचर ही तो बढ़ेगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, हीट बहुत ज्यादा आ गई, इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। ठीक है, यस, तो मैम हीटिंग हो गई इसकी। वहीं पे अगर ये बाहर हीट दे रहा होता, यानी कि इंटरनल एनर्जी अपनी एनर्जी कम करके, अपनी एनर्जी कम करके बाहर हीट दे रही है, तो मैम पक्का खुद थोड़ी ठंडी हो रही होगी, कूल डाउन हो रही होगी, खुद की एनर्जी कम कर रही है और बाहर एनर्जी दे रही है, तो बिल्कुल वही है, कूलिंग हो रही है। ठीक है, यस, आई होप अब आप इस चीज को समझ गए होगे। ठीक है, लिख लो इस सब चीजों को। जब तक ये सारी डेरिवेशंस खुद नहीं लिखोगे तब तक समझ में नहीं आएंगी, तब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो लिख के जरूर देखना है। आधा घंटा लगेगा, ज्यादा लगेगा भी नहीं, अभी तो मैं समझा रही हूं इसलिए ज्यादा लग रहा है। ठीक है, इसको लिख लो, अब इसको लिख लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, क्लियर? बहुत बढ़िया, अमेजिंग। चलो अब देखते हैं, कहता क्या क्या कंक्लूजन्स करे हैं आपने आइसोकोरिक प्रोसेस से। कहता एट कांस्टेंट वॉल्यूम हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब करी है तो वो इक्वल होगी टू द इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो इंटरनल एनर्जी में उतना ही इंक्रीज होगा, उतनी ही ज्यादा हीटिंग होगी। एट कांस्टेंट वॉल्यूम हीट इज इवॉल्व्ड बाय द सिस्टम, सिस्टम ने हीट बाहर दी, ठीक है, देन इट विल बी इक्वल टू द डिक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, दैट इज कूलिंग होगी। ठीक है, क्लियर? परफेक्ट, इसको लिख लो। लिख लिया? इसके बाद बेटा हम जो करेंगे वो है एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, तो एक सेकंड रुक जाओ, मैं यहाँ पे अब आपको एडियाबैटिक प्रोसेस करा देती हूँ। नेक्स्ट इज योर एडियाबैटिक प्रोसेस। सब समझ आएगा, सब कहानियां समझ आएंगी, बस आपको समझने की का जज्बा रखना पड़ेगा। ठीक है, अब समझो एडियाबैटिक प्रोसेस को, एडियाबैटिक प्रोसेस को समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, वही करना है, हमें पता है एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, कोई हीट में ट्रांसफर नहीं होता, नो हीट ट्रांसफर, नो हीट ट्रांसफर। तो मैम अगर हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा मतलब कि Q जो होता है वो यहां पे होता है 0। ठीक है, अगेन इसी को यूज करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, यानी कि मैम डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W होता है और यहां पर Q जो है वो 0 है, तो यानी कि मैम डेल्टा U जो होगा वो किसके बराबर होगा, वर्क डन के बराबर हो जाएगा। डेल्टा U जो है वो किसके बराबर हो गया, वर्क डन के इक्वल हो गया, है ना? यस, समझ आया यहां तक? यस, तो अभी तक तो सारी कहानी समझ आ रही होगी। ठीक है, अब आप इसको थोड़ा सा खुद से सोचने की कोशिश करना। ठीक है, यहां तक तो समझ आ रहा होगा। चलो पहले सारे केस लिख लेते हैं, फिर समझाऊंगी, फिर ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे। ठीक है, फर्स्ट केस लेते हैं। फर्स्ट केस क्या है? फर्स्ट केस, इन केस ऑफ एक्सपेंशन, इन केस ऑफ एक्सपेंशन मान लो कि भाई एक्सपेंशन हो रहा है। अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो क्या होगा मैम, अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो मुझे पता है कि एक्सपेंशन में वर्क डन जो होता है वो नेगेटिव होता है, वर्क डन जो होता है वो नेगेटिव होता है क्योंकि सिस्टम खुद काम करता है। ठीक है, अगर सिस्टम खुद काम करेगा तो वर्क डन विल बी नेगेटिव। तो मैम इस इक्वेशन को मैं यूज करूं तो डेल्टा U जो होगा वो मेरा आ जाएगा नेगेटिव।
अगर डेल्टा U नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब है कि U2 माइनस U1 जो है वो आपका नेगेटिव आ रहा है। अगर मैम U2 माइनस U1 नेगेटिव आ रहा है यानी कि मैम U1 जो है वो U2 से ज्यादा बड़ा है, यानी कि मैम U1 जो है वो U2 से ज्यादा बड़ा है। ठीक है, अगर U1 U2 से ज्यादा बड़ा है और इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, तो मैम इससे हम ये कह सकते हैं कि T1 जो होगा वो T2 से ज्यादा बड़ा होगा, T1 जो होगा वो T2 से ज्यादा बड़ा होगा। तो यानी कि पहले टेम्परेचर ज्यादा था फिर टेम्परेचर कम हो गया, यानी कि यहां पे क्या हुआ बेटा, कूलिंग हुई। यहां पे क्या हुई, कूलिंग हुई। अब समझना इस बात को, अब समझना इस बात को। सिस्टम जब काम करेगा, जब सिस्टम का एक्सपेंशन होगा तो इंटरनल एनर्जी कम होगी, जब सिस्टम का एक्सपेंशन होगा तो इंटरनल एनर्जी कम होगी, और इंटरनल एनर्जी कम होगी और उस प्रोसेस में कूलिंग होगी, टेम्परेचर कम होगा। ये तो आपको समझ आ गया इस मैथ से, इस मैथ से। अब मैं आपको इसी को कॉन्सेप्ट से समझाने की कोशिश करती हूँ। मान लो आपके पास में ऐसे एक कंटेनर था, ठीक है बेटा, और ये आपका एक एडियाबैटिक प्रोसेस है, यानी कि यहाँ पे हीट ट्रांसफर नहीं हो रही है, यहाँ पे Q आपका 0 है। अब बेटा इसका मतलब हुआ कि ये जो वॉल है वो क्या है, आपकी एडियाबैटिक वॉल है। कौन सी वॉल है, एडियाबैटिक वॉल है। एडियाबैटिक वॉल कौन सी वॉल होती है, आइसोलेटेड सिस्टम की जो वॉल होती थी ना, जिससे हीट ट्रांसफर या फिर कोई एनर्जी ट्रांसफर नहीं होता है ना। इतना समझ आ गया, ठीक है। अब समझो इस बात को, यार बाहर से कुछ नहीं आ सकता, अंदर से कुछ बाहर नहीं जा सकता, इतना मुझे समझ आ गया, हीट तो आ ही नहीं सकती। तो मैम जितना भी काम होगा, ये वर्क होगा, ये इंटरनल एनर्जी, मतलब कि मान लो कि अब सारा काम मुझे खुद ही करना पड़ेगा। अब मैं सिस्टम हूं और मुझे बाहर से कोई हेल्प नहीं कर सकता, बाहर से कोई एनर्जी नहीं आ सकती, कोई हीट नहीं आ सकती, अब सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा, यानी कि मुझे अपनी इंटरनल एनर्जी यूज करनी पड़ेगी। अगर मुझे काम करना है तो मुझे खुद को थकना पड़ेगा, मुझे खुद की इंटरनल एनर्जी यूज करनी पड़ेगी। तो अगर मैं सिस्टम काम करेगा, अगर मैं काम करूंगी तो मुझे अपनी इंटरनल एनर्जी को कम करना पड़ेगा। और ये बिल्कुल सही है, अगर सिस्टम काम करेगा और अपनी ही इंटरनल एनर्जी को यूज करके करेगा तो पहले उसकी इंटरनल एनर्जी ज्यादा होगी, फिर उसकी कम हो जाएगी। सिमिलरली टेम्परेचर पहले ज्यादा होगा और फिर कम हो जाएगा, तो यानी कि कूलिंग हो जाएगी। सिंपल सी बात है, इसमें क्या गलत है ना, बिल्कुल। तो बेटा जब आप ऐसा प्रोसेस करते हो तो आप क्या कहते हो, यहां पे सिस्टम जो होता है वर्क्स ऑन द एक्सपेंस ऑफ इट्स इंटरनल एनर्जी, यानी कि वो अपनी इंटरनल एनर्जी के एक्सपेंस पे, यानी कि अपनी इंटरनल एनर्जी को कम करके काम करता है। ठीक है, इतना समझ आया, ये समझ आया। अब केस 2 लेते हैं। केस 2 क्या होगा, पहले एक्सपेंशन लिया था, अब लेंगे इन केस ऑफ कंप्रेशन। अब बेटा अगर कंप्रेशन कर रहे हो तो क्या होगा, मैम कंप्रेशन का मतलब होता है कि सिस्टम के ऊपर कोई काम कर रहा है। अब सिस्टम के ऊपर कोई काम कर रहा है, अगर सिस्टम के ऊपर कोई काम करता है तो वर्क डन होता है पॉजिटिव। अगर सिस्टम के ऊपर काम होता है तो वर्क डन होता है पॉजिटिव। हमें पता है डेल्टा यू जो है वो डब्ल्यू के बराबर है, यानी कि डेल्टा यू जो होगा वो हो जाएगा पॉजिटिव। अब अगर डेल्टा यू पॉजिटिव हो गया, यानी कि U2 माइनस U1 जो है वो पॉजिटिव हो गया। अगर U2 माइनस U1 पॉजिटिव है तो मैं कह दूं कि U2 जो है वो U1 से ज्यादा है। अगर U2 U1 से ज्यादा है और ये टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं तो मैं कह सकती हूं कि T2 जो होगा वो T1 से ज्यादा होगा, यानी कि T2 जो है T1 से ज्यादा होगा। पहले कम टेम्परेचर था फिर ज्यादा टेम्परेचर हो गया, यानी कि यहां पे क्या होगा, हीटिंग होगी। यहां क्या होगा बेटा, हीटिंग होगी। यहां पे आपका सिस्टम जो है वो क्या होगा, हीट होगा। यहाँ पे सिस्टम हीट होगा। इसको भी आप समझ सकते हो, इसको भी आप समझ सकते हो, मैं ये सब लिखने को टाइम दूंगी, टेंशन मत लो। ये आपका सिस्टम था, फिर से आपके पास में ऐसे गैस थी इसके अंदर, और ये फिर से बेटा Q यहाँ पे 0 है, एडियाबैटिक वॉल है, ठीक है। अब मैं काम नहीं करना चाहती, लेकिन कोई अब मेरे लिए काम कर रहा है, अब मेरे लिए काम कर रहा है तो मेरी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, मैं तो और खुश हो जाऊंगी, मैं तो और हैप्पी हो जाऊंगी, मेरे को तो काम ही नहीं करना और कोई और आके फ्री में ही काम कर रहा है, तो क्या होगा, मेरी एनर्जी और ज्यादा बढ़ जाएगी, मैं और ज्यादा खुश, मैं और ज्यादा एनर्जी बढ़ जाएगी, है ना। जितना तुम खुश होते हो उतनी तुम्हारी
हैप्पीनेस बढ़ती है, वैसे ही जितना ज्यादा सिस्टम खुश होता है उसकी इंटरनल एनर्जी उतनी बढ़ जाती है, ठीक है। तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं दैट यहाँ पे मैम कैसे समझाया था, यही करवाया था ना, हाँ। तो यहाँ पे बेटा वर्क डन फिर से डेल्टा यू के बराबर होगा, और यहाँ पे क्या होगा, क्या लिखा था मैंने, सिस्टम वर्क्स ऑन द एक्सपेंस ऑफ द इंटरनल एनर्जी, हाँ वो इंटरनल एनर्जी के एक्सपेंस पे काम करता है। नाउ सिंस द वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, सिंस वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस, तो इंटरनल एनर्जी जो होती है वो आपकी इंक्रीज हो जाती है, दिक्कत ही नहीं है, बढ़िया। सारा समझ आ गया, बहुत बढ़िया। तो अब इसको लिख सकते हो आप, मैंने सब कुछ लिख भी दिया, ट्राई तो खुद करना पड़ेगा, मैं बार बार बता रही हूं। आगे आगे, ठीक है। अब ये पढ़ लो, द गैस डज द वर्क एट द कॉस्ट ऑफ इट्स ओन इंटरनल एनर्जी, अपनी इंटरनल एनर्जी खत्म करके गैस खुद काम करती है। ऑन एक्सपेंशन द इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस, ऑन कंप्रेशन द इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस। इन एडियाबैटिक प्रोसेस द प्रेशर चेंजेस ड्रास्टिकली। अब इस लाइन को समझ लो बेटा। अब आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखो, और अगर हम पीवी इज इक्वल टू एनआरटी इक्वेशन लगाएं, क्योंकि हम आइडियल गैस की बात कर रहे हैं, है ना, तो यहां से हम कह सकते हैं प्रेशर जो होगा वो एनआरटी बाय वी के बराबर होगा। बेटा जब आप कंप्रेशन करोगे, जब आप कंप्रेशन करोगे तो मैम हम क्या कह सकते हैं कि वॉल्यूम जो है वो कम होगी। जब आप कंप्रेशन करते हो तो वॉल्यूम कम होती है, लेकिन इंटरनल एनर्जी बढ़ती है। लेकिन मैम इंटरनल एनर्जी बढ़ती है, अगर इंटरनल एनर्जी बढ़ती है तो बेटा टेम्परेचर भी बढ़ता है ना, हाँ। तो अगर वॉल्यूम कम होती है, इंटरनल एनर्जी ज्यादा होती है, टेम्परेचर भी बढ़ता है, तो इधर ध्यान से देखना, वॉल्यूम कम होगी आपका प्रेशर बढ़ेगा, इनवर्सली रिलेटेड होते हैं। टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका प्रेशर और ज्यादा बढ़ेगा, तो ओवरऑल आपका प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यानी कि थोड़ा सा वॉल्यूम चेंज से बहुत ज्यादा प्रेशर में चेंज आ जाता है, थोड़ा सा वॉल्यूम चेंज से बहुत ज्यादा प्रेशर में चेंज आ जाता है। ये हम देख पा रहे हैं क्योंकि दो फैक्टर्स आपके प्रेशर को बढ़ाने में लगे हुए हैं। इसलिए बोला हुआ है कि एडियाबैटिक प्रोसेस में प्रेशर चेंज होता है ड्रास्टिकली, मतलब बहुत ही स्पीड में बढ़ता है, इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ अ लिटिल चेंज इन दी वॉल्यूम। अगर आप थोड़ा सा चेंज करते हो वॉल्यूम में तो भी बहुत ज्यादा चेंज आ जाता है, ठीक है। यस बहुत बढ़िया बेटा, यहां तक आई थिंक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारी चीजें लिख लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बस अब इसके बाद में एक रह गया है विच इज योर आइसोबारिक प्रोसेस। अब हम आइसोबारिक प्रोसेस की बात करते हैं। अगर आप आइसोबारिक प्रोसेस की बात करते हो बेटा, तो मैम आपने कहा था बार लिखा हो, तो यानी कि यहाँ पे प्रेशर होगा आपका कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे बेटा आपका प्रेशर जो होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। इसमें अलग से कुछ है नहीं, क्योंकि हीट भी फ्लो हो रही है, वर्क भी होगा, सब कुछ होगा। तो इसमें जैसे हमने बाकी के 3 केसेस में डिस्कस किया था वैसा कुछ चेंज नहीं आएगा। जो चेंज आएगा वो मैं आपको आगे बताऊंगी जब हम एंथैल्पी पढ़ेंगे, एंथैल्पी वाले टाइम ये काम आएगा, ठीक है। In isobaric process, the heat is used up to change the temperature and volume in such a manner that T by V remains constant for an ideal gas. अब देखो जैसे अगर आप PV is equal to nRT इक्वेशन लगाते हो तो P is equal to nRT by V होता है, ठीक है। अब बेटा आपको पता है कि ये वाली चीज जो है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। अगर ये कांस्टेंट रहनी चाहिए मतलब कि जितना वॉल्यूम इंक्रीज होगा उतना ही टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए। ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है। बस यहाँ पे इतना बोला हुआ है। बाकी यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो बिल्कुल डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू ऐसे ही यूज होता है, जैसे यूज होना है वैसे ही यूज होगा, इसमें कुछ नया चेंज नहीं आता है, ठीक है। क्लियर है यहां तक? आई होप यहां तक किसी को कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है बेटा, अमेजिंग। चलो अब अच्छा ठीक है, यहां तक लिख लो, इसको लिख लो। चलो ठीक है,
ऐसे करते हैं, वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस कराने थे मैंने, लेकिन ऐसा करते हैं आज ना इतना ही करते हैं, क्योंकि आज के लिए बहुत ज्यादा चीजें प्रोसेस करने के लिए हो गई हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा शांति देना चाहूंगी और मैं चाहूंगी कि आप आज इतना ही करो, आगे का पाठ हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पर मेरी एक रिक्वेस्ट है, बस एक ही रिक्वेस्ट है मैम की, कि बेटा जो जो चीजें पढ़ी है ना आज, वो सारी चीजें पक्का रिवाइज करोगे, और यही आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होमवर्क है, रिविजन। कुछ भी हो जाए, हर एक चीज रिविजन करनी है, रिवाइज करनी है। राइट योर सेल्फ, अपने हाथों से खुद से लिख के देखोगे तो थर्मोडायनेमिक्स समझ आएगी, नहीं तो नहीं समझ आएगी। और अगर अभी समझ आ गई ना तो जिंदगी भर के लिए समझ आ जाएगी, कभी गलती नहीं करोगे, ठीक है। तो रिविजन सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पे आपके लिए, ठीक है। क्लियर है, प्रैक्टिस मैं करा दूंगी, डोंट वरी। दूसरा बेटा, अगर आप बात करोगे तो ट्राई करूंगी डीपीपी दूं, क्योंकि अभी हमने न्यूमेरिकल्स नहीं किए हैं, अभी हमने प्रोसेसेस पढ़े हैं, तो डीपीपी के क्वेश्चंस इतने तो नहीं होंगे, बट स्टिल आई विल गिव यू अ डीपीपी। वो डीपीपी के क्वेश्चंस आप ट्राई करेंगे, ठीक है। यस, दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आपको करना ही करना है बेटा, रिविजन करना है, यही आपका होमवर्क है। ये डीपीपी भी एक बार को नहीं है होमवर्क, मत करना चाहे डीपीपी, लेकिन रिविजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वही आपका होमवर्क है, ठीक है। यस, चलो बहुत बढ़िया। विद दिस माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स एंड आवर सेशन टुडे। आई होप आपको सारी चीजें समझ आई हैं, आई होप आपने बहुत दिल लगाकर चीजों को समझने की कोशिश की है। प्रेशर लेके पढ़ोगे तो नहीं समझ आएगा। थर्मोडायनेमिक्स इज समथिंग जो बिल्कुल फ्रेश माइंड से इंटरेस्ट के साथ ही चीजें समझ आएंगी, और एक बार समझ आने लगी ना, आई प्रॉमिस यू थर्मोडायनेमिक्स आपका फेवरेट चैप्टर हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, बहुत अच्छे से रिवीजन करना है। नेक्स्ट क्लास में आने से पहले ये सब चीजें रिवाइज करना, क्योंकि हम इस पे बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। टिल देन कीप स्टडिंग, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।